जी पुरी जी। जी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है आपके यहाँ, कुछ कट जा रहा है बीच में। हाँ पुरी जी, मैंने अमर भाई को बताया था कि मैं राजस्थान आया हुआ हूँ इसी कार्य से संबंधित होके। जी तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जब ये शुरू किया उससे पहले मुझे ये लगा कि ये प्रॉपरली सभी कर तो रहे हैं अपनी गौशालाओं में यह कार्य। जी कहीं पे थोड़ा हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में, चैनल तरीके में नहीं हुआ है। जी। तो मैंने इस पहल को ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया है और आप सभी बड़े भाइयों के साथ जुड़ा हूँ। देखते हैं आप सभी के आशीर्वाद से और क्या क्या होता है। सब संगठन में गजब की शक्ति होती है, और ये जो टीम है, जो पहले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे थे, ये एक अलग ही तरह की संस्था है। यहाँ पे हमारे पास मशीनें ना भी हो, सामान ना भी हो, बट जिनके पास हैं हम उनके साथ मिलके एक गजब की संगठन क्षमता कुछ समय से सभी दिखा रहे हैं। और कामधेनु दीपावली को पूरे भारत में इस बार हिट बनाने की पूरी कोशिश हुई है। ये अपने आप में एक अलग अनुभव और प्रयोग था। होली के लिए थोड़ा लेट है हम लोग, बट फिर भी कम से कम ये मुहिम जी तो हमेशा चालू रहेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और अब मिलके देशी गाय से जुड़ी चीजें रुकने वाली नहीं है। और पूरे भारत में ये हम सारे लोग मिलके, जितने भी लोग हैं, काफी अच्छे से इसको अमली जामा पहना के रहेंगे। जी पुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं देख पा रहा हूँ सबके बीच में डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे चेयरमैन सर रहे हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के, और बाकी इनका परिचय हम देते रहेंगे, हम सब सभी लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और जैसे हमारी परंपरा है कि हम जब भी देशी गाय से जुड़ा कोई वेबिनार, कोई ऐसी चीज करते हैं, तो सुरभि मंत्र के साथ आरंभ करते हैं। तो आज भी सुरभि मंत्र के साथ हम इस वेबिनार का विधिवत आरंभ करने जा रहे हैं। ओम श्री सुरभ्यै नमः। सर्व काम दुधे देवी, सर्वतीर्थीभिषेचिनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालनां धेनुरूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थ, मम पापं व्यपोहतु। ओम श्री सुरभ्यै नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग कामधेनु होली, यानी कि वैसे भी भारत त्योहारों का देश है, जहां हर महीने या हर कुछ कुछ समय पे कुछ ना कुछ प्रकृति से जुड़े हुए या राष्ट्रीय पहलुओं से जुड़े हुए या हमारी संस्कृति में अलग अलग अवसरों को से जुड़ी कहानियां, उनसे जुड़ी बातें, उनसे जुड़े ज्ञान, उन सभी को उत्सव के रूप में मनाने की एक परंपरा रही है। होली हमारे सामने है, और होली को लेकर भी भारत में सदियों से अनेक तरह की परंपराएं, रीति रिवाज प्रचलित रहे हैं। होलिका दहन, ये अपने आप में एक काफी बड़ा पर्व माना जाता है, जो होली के ठीक पहले, एक दिन पहले पूरे भारत में हम लोग मनाते हैं। होलिका दहन के अवसर पे बहुत सारी कहानियां हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन अल्टीमेटली इसमें होता क्या है कि हम लोग अभी तक जो करते आए हैं वो ये कि पेड़ों की जो लकड़ियां होती हैं उनको, साथ में देशी गाय के गोबर से जुड़ी चीजें और अन्य बहुत सारी कपूर या जो प्रकृति में सुगंध पैदा करने वाले हर्ब्स होते हैं, इस तरह की ऐसी तमाम चीजों को हम साथ में रखते हैं। और एक प्रतीक स्वरूप में, प्रतीकात्मक स्वरूप में, जहां पे सच्चाई की असत्य पे या अच्छाई की बुराई पे विजय होती है, उस प्रतीकात्मक स्वरूप में होलिका, जो कि एक हमारे पौराणिक कथा का एक पात्र है, एक कहानी आती है जहां पे राजा हिरण्यकश्यप आते हैं, उनके और प्रहलाद उनके पुत्र होते हैं। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। जो बात ये असुरों के देवता, मतलब असुरों के जो राजा हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप, उन्हें पसंद नहीं थी। तो उन्होंने बाकायदा अपने बेटे प्रहलाद को कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद अपनी विष्णु भक्ति से कभी नहीं डिगे। उन्हें विष्णु भगवान के अलावा किसी और की पूजा समझ में नहीं आती थी। अनेक तरह से डराने की कोशिश करते थे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को,
और फाइनली एक दिन उन्होंने अपनी बहन जो कि होलिका थी, जिनके पास एक आशीर्वाद था, एक वरदान था कि वो अग्नि से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद को आप अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाओ, उससे ये होगा कि प्रहलाद जल जाएगा और या उस डर के मारे जब वो जलने लग जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसका जीवन मरण भगवान विष्णु के नहीं बल्कि हम लोगों के हाथ में, यानी कि राजा हिरण्यकश्यप और इन लोगों के हाथ में। इस बात का उसे एहसास हो जाएगा। और जब होलिका की गोद में बैठा के अग्नि में बैठ गई, जब प्रहलाद को बैठा दिया गया होलिका की गोद में, जो स्वयं जाके अग्नि में बैठ गई, तो उस समय भी भगवान विष्णु की उस भक्ति में लीन रहे प्रहलाद, और अल्टीमेटली कुछ ऐसा असर हुआ कि प्रहलाद को उस अग्नि से भी कुछ भी नहीं हुआ, और होलिका जो अभी तक अग्नि से बचती आई थी, नहीं जल पाती थी, वो उस दिन जल गई। हालांकि ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानियां हैं, बट इन कहानियों को भारत में हमारी पौराणिक कथाओं को मनाने की एक बहुत ही अच्छी परंपरा है और उत्सव का देश है। हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर चीज में उत्सव मनाने के बहाने खोज ही लेते हैं, और होली तो खैर बहुत बड़ी चीज है। आज भी हम लोग इस होलिका दहन की इस याद को मनाने के लिए होली से एक दिन पहले ये लकड़ी के लट्ठों से बहुत तरह के उसमें औषधियां डाल के उन्हें जलाते हैं, और कहते हैं कि इससे जो है पर्यावरण शुद्ध होता है, बहुत सारे रोगाणु कीटाणु वो इससे जल जाते हैं। और जब ये सभी घरों में या सभी मोहल्ले में सभी इलाकों में पूरे भारत में एक ही दिन एक साथ जलाया जाता है, तो उससे पूरा पर्यावरण हमारा शुद्ध होता चला जाता है। पुराने जमाने में भी यज्ञ की परंपरा रही है, तो उसे भी अलग अलग त्योहारों में इवन आज भी जीवित रखा गया है भारतीय संस्कृति की इन कहानियों के माध्यम से। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे समय बदलता है, हमें अपनी चीजों को वैज्ञानिक आधार पर और बेहतर बनाते रहना चाहिए। बहुत सारी नई वैज्ञानिक जानकारियां, वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे रीति रिवाजों में बहुत सारे परिवर्तन समय के साथ लाए। पुराने जमाने में देशी गाय सबके पास होती थी, मतलब सभी ऋषियों मुनियों के पास, और हर अवसर पे देशी गाय के पंचगव्य का उपयोग होता ही होता था। इनफैक्ट यज्ञ के लिए भी देशी गाय से बने हुए कंडे, देशी गाय से बनी हुई अन्य सामग्रियां, मतलब उनके गोबर से बनी हुई सामग्रियां हमेशा से इस्तेमाल होती आई थी। और होली पर भी हर चीज में पेड़ काटने की परंपरा शायद आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। जब देशी गाय का गोबर हम देखते हैं कि वेस्ट होता है, सड़कों पे फेंका जाता है, और मतलब जितना खेती के काम आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये तमाम जगहों पे उनकी दुर्दशा होती है, फेंका जाता है, प्रॉपर उपयोग में नहीं आता है, और इससे लोगों को गायों की महत्ता भी नहीं समझ में आती। लोगों को लगता है कि एक बार गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गोबर की महत्ता लोगों को समझ पता नहीं होती, और वो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। हमको एस्टेब्लिश करना है कि अगर गाय दूध नहीं भी देती है तो भी उनके गोबर से कितनी कमाई हो सकती है। और इसीलिए ये जो होली का त्योहार है, अगर इस समय जो हम ये लकड़ी के लट्ठे जलाते हैं अभी तक, उनको हम देशी गाय के गोबर से लट्ठे बना के उसका उपयोग करें, तो गौशालाओं को भी आमदनी होगी, देशी गाय के गोबर से गौ पालकों को कमाई भी होगी, और सच में इससे पर्यावरण काफी शुद्ध होता है। क्योंकि जिस तरह की गैस निकलते हैं जब हम एक लकड़ी को जलाते हैं, और जिस तरह की गैस निकलते हैं जब हम देशी गाय के गोबर से बने लट्ठे को जलाते हैं, उनमें अंतर है। प्रकृति कहीं ना कहीं से शुभ होना, शुद्ध होना शुरू होती है जब हम देशी गाय के गोबर के ऊपर, सूखे हुए गोबर के ऊपर जब भी देशी घी या अन्य इस तरह की औषधियां डाल के जलाते हैं। हाँ जी, जब हम लकड़ी को जलाते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है देशी गाय के गोबर को जलाना, और उससे कहीं ना कहीं से हमारे अपने स्वास्थ्य पर भी काफी पॉजिटिव और सकारात्मक असर आते हैं। तो इस बार देशी गाय की महिमा को कामधेनु दीपावली के बाद कामधेनु होली में भी हमें स्टैब्लिश करना है। और ये जो होलिका दहन इस बार मनाएंगे पूरे भारत में, हमें ये कोशिश करना है कि इस बार देशी गाय के गोबर से बने हुए लट्ठे ही इस्तेमाल किए जाएं होलिका दहन के लिए पूरे भारत में। इसके बारे में बाकायदा अभियान, मार्केटिंग, जानकारियां, जन जागरण अब ये चलता ही रहेगा। आप सबको ये सुनिश्चित करना है कि पहले अवेलेबिलिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये उपलब्ध हों, और इनको कैसे बनाना है ये हमें सीखना होगा, जिसके लिए आज ये प्रशिक्षण सत्र भी रखा गया है। भारत के सभी कोने में जितनी गौशालाएं हैं उन सब में ये बात पहुंचानी होगी। हालांकि इसमें थोड़ी सी मशीन या कुछ खर्च का भी जरूरत पड़ती है, लेकिन जब तक हम इनके बारे में जानेंगे नहीं, हम इसके बारे में
हम उन्हें परचेज करने या अन्य चीजों के बारे में कभी चीजें आरंभ ही नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे तरीके हैं, CSR फंड या सरकारी अनुदान या ऐसी बहुत सारी चीजें, और जो स्वयं से सक्षम है उन्हें तो एक बार खरीद ही लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, पहले हम इस विषय को समझते हैं और देशी गाय के गोबर से ये लट्ठे कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब आप बनाना शुरू करेंगे तो इस बार की जबरदस्त मार्केटिंग होने वाली है, जबरदस्त डिमांड आने वाली है, बिक तो सारा जाएगा। आइए अब इस चीज को अपने आज के कार्यक्रम को, आज के इस प्रशिक्षण सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी हैं, जिन्होंने एक जबरदस्त मुहिम जन जागरण की पूरे भारत में चला रखी है। वो 4 बार गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। भारत सरकार में वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के राज्य मंत्री भी रहे हैं। वो हेवी इंडस्ट्रीज के भी राज्य मंत्री रहे हैं और साथ ही वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के भी राज्य मंत्री रहे हैं। गुजरात में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा, जहां पे गौ उद्यम यानी देशी गाय के गोबर से कैसे कमाई की जा सकती है। हम लोगों ने गाय को अभी तक सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के साथ जोड़ के रखा था, लेकिन उसको अर्थ के साथ जोड़ने की जो मुहिम डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी ने चलाई है, और उसको बाद में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूरे भारत में जिस तरीके से फैलाया है, वो चीज अब कॉन्टिन्यूस बढ़ते ही रहनी चाहिए, क्योंकि एक दिए सरीखा है, एक दिया से दूसरा दिया जलता ही जाता है और ये रोशनी बढ़ती ही जाती है। और अब समय के साथ पूरे भारत में ये मुहिम हमेशा चालू रहेगी। मैं आह्वान करूंगा डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी का, वो इस कार्यक्रम के आरंभ में हम सबका मार्गदर्शन करें और उनके वक्तव्य के बाद तब हम लोग इस प्रशिक्षण सत्र की ओर आगे आएंगे। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी से, सर आप हम सबका मार्गदर्शन करें। आप म्यूट हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। पुलिस आप जी सर, कार्यक्रम चालू रखो और मैं जरूर लास्ट में थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि अभी मेन प्रशिक्षण की बात है ना, अच्छी बात है, तो आगे बढ़ो। जी सर जी। अच्छा, आज प्रशिक्षण के लिए हमारे पास बेसिकली 3 लोग हैं। हमारे बीच में विकास भारतीय जी हैं, जिनकी हरित भू नाम से संस्था दिल्ली में है, और काफी अच्छे से मैं देख पा रहा हूं कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ मार्केटिंग भी पूरे भारत में की हुई है। तमाम टेलीविजन चैनल्स वाले या सोशल मीडिया पे अच्छी प्रेजेंस है इनकी। वो हमें बाई चांस वो आज जिस जगह पर है उनके पास मशीन नहीं है, वो राजस्थान में है, लेकिन वो इनसे जुड़ी बातें हम सबको बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच में गुजरात से रमेश ओझा भाई भी हैं। रमेश ओझा जी आज हमें मशीनों के साथ बाकायदा करके दिखाएंगे कि ये कैसे बनाया जा रहा है, और इसमें कोई भी इस तरह की जानकारी होगी तो हमें बताया जाएगा। साथ ही हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से आदरणीय BS अग्रवाल जी भी हैं। BS अग्रवाल जी भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे मशीन के साथ भी, और इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमारे बीच में 3 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और बारी बारी से हम तीनों से इन चीजों को समझेंगे। और रमेश ओझा भाई को मैं देख पा रहा हूँ। रमेश ओझा भाई आप मेरे ख्याल से फील्ड में है, मशीन की आवाज मैं आपके पास से सुन पा रहा हूँ। और रमेश ओझा भाई आप हम सबको एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें और हम लोग को अपनी मशीन दिखाएं और ये एग्जैक्टली कैसे बना रहे हैं, पहले आप उसको बताएं, फिर हम लोग अन्य विशेषज्ञों तक चलेंगे। रमेश ओझा भाई। जी सर, मैं अभी चालू कर रखा हूँ मशीन को। अभी ये मशीन है सर, कैमरा मशीन पे रखिए, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। जी सर, आप देख पा रहे हो मशीन? जी जी, अब मशीन हमें दिख रही है। सर नमस्कार जी, मैं रमेश ओझा भरतपुर से। ये गोबर से गोकास्ट बनाने की मशीन है। इस मशीन से अपन गोबर से गोकास्ट बनाते हैं। तो मैं अभी मशीन को चालू करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से गोकास्ट बनाया जाता है। रमेश भाई हमें साथ के साथ ये भी बताते चलें, ये गोबर क्या सूखा हुआ है, गीला है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल ताजा गोबर है। देखिए ये ऊपर आप देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ताजा गोबर है ये। और इस गोबर
इस गोबर से, ताजा गोबर से गोकास्ट बनेगा। और ये देखिए गोकास्ट बनना शुरू हो रहा है। ये देखिए मैंने अभी ताजा गोबर डलवाया है मशीन में। इसमें सर मिलाया था क्या? मेरी आवाज क्या नहीं आ पाएगी? जी जी, हम लोग को पता था, इसलिए हम पहले आपकी ओर आए हैं ताकि लोग एक बार देख लें, उसके बाद उसकी थ्योरी को जरूर समझेंगे। हमारे बीच में अभी विकास भारती जी हैं। शोर आता है मशीन का, इसलिए रमेश भाई की आवाज हम लोगों तक इतने अच्छे से नहीं आ पाएगी, तो सवाल जवाब मेरी आवाज कम आ पाएगी, तो मैं आपको गोकास्ट बना के दिखाता हूँ। जिस आप एक बार दिखाएं, फिर हम लोग उससे थ्योरी पे बात करेंगे। लास्ट में उसको प्रैक्टिकल करेंगे बीएस अग्रवाल जी के साथ। देखिए ये गोकास्ट बन के निकल रहा है, इसमें से गोकास्ट बन के निकल रहा है। ये धीरे धीरे करना भाई। बेसिकली जो मैं देख पा रहा हूँ एक मैकेनिकल मशीन है, और मैकेनिकल मशीन में जो होता है कि बकायदा एक पर्टिकुलर शेप में गोबर को उतना मतलब घनत्व के साथ एक पर्टिकुलर शेप दे दिया जाता है, और उसके बाद गोकास्ट की शेप में बाहर आता है। ये आप देख सकते हैं गोकास्ट बन के निकल रहा है इसमें से। जैसे किसी पेड़ की लकड़ी वगैरह के शेप होते हैं, उसी रूप में लंबा सा चौड़ा लंबे से शेप में अपना देशी गाय का गोबर बाहर आता है, जिसको जलाया जा सकता है। वही आने उसे सर, आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद म्यूट हैं। हाँ पुलिस बेसिकली सर इसमें शॉर्ट में ये बताओ कि ये मशीन कहाँ बनती है देश में? इसमें ज्यादा या तो मुझे लगता है कि हरित भू वाले अपने वो पाएंगे। जी वो बताएंगे। केवल क्योंकि इसमें ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जैसे आपने पूछा वैसे ये ताजा गोबर के साथ साथ क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, और बाद में गोकास्ट निकलने के बाद सुखाना होता है ज्यादा उसमें, लेकिन कहाँ से मशीन मिलती है और बाद में आगे क्या क्या करना, वो जरा क्वेश्चन आंसर के रूप में शायद आप हरित भू वाले हमारे उनसे बात करिए, जी वो कमेंट्री देते जाए। जी बस एक बार ये एक गोकास्ट हम लोग देख लेते हैं बना हुआ, फिर हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को समझते हैं। वो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं निकल रहा, क्योंकि उसमें मिक्स ठीक नहीं हो रहा है, तो एकदम गोकास्ट को मिलना चाहिए कि अब ठीक निकल रहा है। जी अभी थोड़ा बेहतर शेप दिख रहा है। उसमें थोड़ा गोबर भी मिक्स करके डालना चाहिए, थोड़ा ठीक करके, केवल वैसे सीधा डाल देते हैं तो इतना अच्छा
खूबसूरत भी दिखाई देगा, गो कास्ट थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए। और कितना पानी कितना रहना चाहिए, भिगोना कितना रखना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। ज्यादा सूखा भी नहीं, ज्यादा पानी वाला भी नहीं, तो जैसे दिखा जाता है वो शेप नहीं बनेगा, अच्छा स्टेप बनना चाहिए। चौकोर टेप में बन रहा है, चौकोर टेप में। ये मशीन कहाँ बनती है भाई साहब, ये बताओ कहाँ मिलती है, जिनको चाहिए वो मशीन कहाँ से मिलेगी? रमेश ओझा भाई, आपने मशीन कहाँ से ली है? सर मैंने खुद बनाई है मशीन। आपने खुद बनाई है, तो आप बाकी लोगों को भी बना के सप्लाई करते हैं? मशीन होगा, आप बाकी लोगों को भी बना के सप्लाई कर सकते हैं? जी सर। बाकी लोगों को भी ऑर्डर मिलने पे आप बना के सप्लाई कर सकते हैं? हेलो। हाँ रमेश ओझा भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि आप सप्लाई भी करते हैं मशीन बना के? हाँ सर, ये सप्लाई करते हैं, रमेश भाई जो है ना, इनका काम ये मशीनें बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आपके पास लौट के आएंगे। अभी तक हमने जो देखा है इसको खाको समझने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ रमेश भाई। हाँ, हरित भू से हमारे बीच में विकास भारती जी हैं। विकास भारती जी, आप तो ऑलरेडी इस काम को करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग को एक बार अच्छे से समझाएं ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये रॉ मटेरियल क्या और कैसे हमें तैयार करना है, और अभी एक झलक हमने देखी है बनता कैसे है। अब आप इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग को समझाएं कि गोकास्ट कैसे बनाते हैं। विकास भारती भाई। जी, सबसे पहले मैं आप सभी गौ सेवकों को नमन करता हूं। देखिए, मेरा आप सभी भाइयों के साथ जुड़के आगे बढ़ने का प्लान है। ये जो मेरी जो पहल है उसको शुरू करने के मेरे 3 उद्देश्य थे। सबसे पहला कि अपने वातावरण में जो पॉलीथीन और प्लास्टिक फैल रही है ज्यादा से ज्यादा, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, उस कचरे को कम करने में मैं ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकूं। दूसरा, जो गोबर और गौमूत्र हमारी गौशालाओं में और गाय का होता है, उसे खरीदकर गौशालाओं को कुछ आर्थिक सहायता देना मेरा दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो संस्कार में हम पेड़ों का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक संस्कार को करने में कम से कम 300 से 400 किलो लकड़ियां लगती है। इसका मतलब है सीधे सीधे 15 साल पुराने 2 पेड़ों का काट दिया जाना। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम इसको जितना ज्यादा कंज्यूम करवाएं, उतना ज्यादा हमारे पेड़ कटने कम होंगे। दूसरा, इसका जो मशीन की स्पेसिफिकेशन है, मशीन की स्पेसिफिकेशन में ये 1 HP से लेके 3 HP तक आती है। उसमें सिंगल फेस भी उपलब्ध होती है और 3 फेस भी उपलब्ध होती है। जिसके पास सिंगल फेस कनेक्शन है वो सिंगल फेस में इसको अच्छे से चला सकता है, और जिसके पास 3 फेस है वो 3 फेस में इसको चला सकता है। दूसरी बात इसकी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में हमें अपने देसी गाय का, कोशिश करें हम ज्यादा से ज्यादा देसी गाय का गोबर यूज हो। उसमें हम देसी गाय के गोबर को इस मशीन के हॉपर में डाल दिया जाता है। जैसे हमारी एक चक्की होती है, चक्की के ऊपर हॉपर लगा होता है, हॉपर में उस गोबर को डाल दिया जाता है, और जैसे हम जूस, पीने वाला जूस यूज, जो मशीन उसमें स्क्रू मैकेनिज्म जो यूज होता है, वही सेम इस मशीन में स्क्रू मैकेनिज्म कार्य करता है। उसमें क्या होता है कि जो हम गोबर हॉपर के अंदर डालते हैं, वो स्क्रू मैकेनिज्म उसको आगे पुश करता है, और आगे जो 2 ब्रैकेट लगे होते हैं वो चकोर स्क्वायर शेप में होते हैं और राउंड गोल शेप में होते हैं। तो हम 2 शेप में इन लकड़ियों को बना सकते हैं। और इसको ये नीचे ना गिरे तो इसके नीचे की तरफ हम पाइप को काट के, वो 4 इंच या 6 इंची पाइप को काट के उसके नीचे लगा सकते हैं, वो ताकि वो लंबी शेप में निकल सके। मैं इसको 1 से लेके 3 फीट तक मैक्सिमम इसको निकलवाता हूँ। और जब हम संस्कार करते हैं या जहां पे भी हम लकड़ी यूज करते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं। संस्कार के समय हम इसको साइड में खड़ा करके
यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम जो संस्कार करते थे उसमें उपले हम नीचे लगाते थे बॉडी के। देखिए, मैं संस्कार इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि लकड़ियों का सबसे बड़ा कंजप्शन हमारे संस्कार करने में है। और मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कोट करना चाहता हूं यहाँ पे। 28 अगस्त 2018 में ये नवभारत टाइम्स में कोट हुआ था कि हमारे जो दिल्ली है, मैं अपने दिल्ली राज्य की बात करता हूँ, कि दिल्ली राज्य में हर साल करीब करीब 4 लाख पेड़ शमशान भूमि में सिर्फ दाह संस्कार के लिए काट दिए जाते हैं। वो चाहे कहीं से भी आ सकते हो, चाहे वो जंगलों से आते हो, चाहे उसको बनाया गया हो, तो इवन ये 4 लाख पेड़ अल्टीमेटली कट जाते हैं। जो हमारे जो काउंटेड संस्कार हैं हमारे दिल्ली के अंदर, वो 2018 में जो ये आर्टिकल जब पब्लिश हुआ था तब ये बताया गया था कि 80,000 संस्कार पूरे वर्ष में होते हैं दिल्ली के अंदर, जो काउंटेड है, जो नगर निगम में या शमशान घाट में हमारे पास काउंटेड आते हैं, काउंटेड फॉर्म में। जो अनकाउंटेड है, गांव में यूज होते हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन मैं जो बताया गया है, जो काउंटेड है 80,000 को ही मैं लेता हूं। तो एक संस्कार को करने के लिए 300 से 400 किलो लकड़ियां प्रयोग करते हैं हम। तो मैं 400 भी ना लेके मैं अगर जो 300 लेता हूं एक संस्कार करने के लिए और उसको मल्टीप्लाई करता हूं 80,000 संस्कार से, तो सीधा आप शौक होंगे 2,40,00,000 किलो लकड़ी संस्कारों के लिए सिर्फ हमारे एक राज्य दिल्ली में प्रयोग हो जाती है। और दूसरा जो देखिए, लकड़ी ठोस होती है तो इसकी वजह से इससे पोल्यूट भी ज्यादा होता है, पोल्यूशन ज्यादा फैलता है। इस जो गाय के गोबर से बनने वाली जो लकड़ी है, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो गोल होती है इसमें अंदर एक होल होता है। होल से क्या बेनिफिट होता है कि ये थोड़ा जल्दी जलती है, क्योंकि इसके अंदर से एयर पासिंग होती है। एयर पास होने से ये शव को जल्दी से जला देती है। तो जैसा अभी एक कैंपेन शुरू हुआ है कि होलिका दहन के लिए भी हम बड़ी लकड़ियों की बजाय हम इनको शुरू करें, तो उससे भी थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा और पेड़ कटने और भी कम होंगे। तो इस बारे में कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसका कोशिश करूंगा आपको उसका। विकास भाई पहले हमें ये बताएं कि जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं गो कास्ट बनाने के लिए, नॉर्मली इनकी अवेलेबिलिटी ये कहाँ से मिल सकती हैं और इनकी अप्रोक्सीमेट प्राइसेस क्या होती है? जी, ये देखिए, हमारे पंजाब में, जालंधर में और गुजरात में 2-3 जगह पे ये बन रही है। और एक काफी अच्छी कंपनी है, मैंने ये एक्चुअली गुजरात से खरीदी थी, लेकिन बाद में मुझे एक पता चला कि इकोस्टम कंपनी है जो काफी बड़ी ब्रिक बनाने की मशीन वगैरह बनाती है, तो उन्होंने भी इसको बनाना शुरू कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी इकोस्टम की भी देखी जा सकती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली बहुत ही बड़ी मशीनें इस तरह की तैयार कर रहे हैं, तो ये और ज्यादा अच्छी बनाई गई होगी। हम प्राइस की बात करें इसकी, तो प्राइस इसका जो मोटर की कैपेसिटी है 1 HP 3 HP उसके अकॉर्डिंग डिफर करती है। जो 1 HP की है वो 35,000 से शुरू हो जाती है और अराउंड 60 to 70,000 जो 3 HP 3 फेज में मिलती है वो उपलब्ध हो जाती है। ये गुजरात में और पंजाब में, लुधियाना वगैरह में काफी जगह बनती है। मैं आपको एड्रेस जरूर प्रोवाइड कर दूंगा इसका। जी, वैसे मैं बताऊं कि हम लोग से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं राजस्थान में विष्णु दत्त जी, वो भी काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है kamdhenu.gov.in। इस वेबसाइट पे हम कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट जिनके बारे में हमें पता है कि वो ये मशीनें बनाते हैं या जो इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, उन सबकी लिस्ट, उनके नाम और मोबाइल नंबर्स हम लोग इस वेबसाइट में आप सबकी सुविधा के लिए डाल देंगे। लेकिन हाँ, सभी राज्यों में इस मशीन को बनाने वाले लोग भी उपलब्ध हैं और इस मशीन का उपयोग करके गो कास्ट बनाने वाले भी पूरे भारत में सभी राज्यों में उपलब्ध हैं। सर, ये विकास भाई की ये जो जैसे अभी हमने देखा कि उन्होंने सीधा गोबर को उठा के डाल दिया, क्या गो कास्ट बनाने के लिए किसी तरह का प्रीमिक्स या कोई पानी का कॉम्बिनेशन
या ऐसी किसी बात का ध्यान रखा जाता है? जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें देखिए, जहाँ तक मेरी समझ में आया, इसमें थोड़ा सा सूखा गोबर ज्यादा चलता है, इसकी वजह से ये फट रहा है। अगर हम जब हम कुकर में गोबर को डालते हैं, अगर वो ज्यादा सूखा है तो लेटेस्ट है, वो गोबर 2-3 दिन पुराना है, तो इसमें हमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर जो आउटपुट अगर जो वो फट रहा है, तो उसमें हमें पानी ऐड करने की जरूरत होती है। पानी ऐड करने से क्या होता है कि वो प्रॉपरली बाहर आउटपुट अच्छा निकलता है और वो फटता नहीं है। तो जो पूरा का पूरा लट्ठा होता है वो यूं का यूं बन के निकलता है। सिर्फ उसको सूखने में थोड़ा सा 1 या 2 दिन समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन लट्ठा पूरा का पूरा निकलता है, फटता नहीं है। तो पानी ऐड करने का फायदा ये होता है। तो ज्यादा दिन पुराना या ज्यादा सूखा अगर जो गोबर है तो उसमें हमें पानी ऐड करने की जरूरत होती है। और दूसरी बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम जो लकड़ी का जो बुरादा है वो भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, हम जो गेहूं की और चावल की जो पुराली होती है उसको छोटे पीस में काट के उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा जो नेगेटिव ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि बुरादा हो चाहे वो पुरानी हो, वो फ्री में नहीं आती। तो इस वजह से थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन मैंने इसको तीनों तरह से मैंने बना के इसको देखा है, तो स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाती है। वो चाहे हम लकड़ी का बुरादा इसमें ऐड करें और चाहे पुराली गेहूं का और चावल का कटा हुआ जो बारीक महीन पुराली होती है उसको ऐड करें, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ जाती है इसकी। विकास जी, मेरे को एक चीज पूछनी है, इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बताइए ना, पर 8 आवर क्या लेबर कॉस्टिंग आ जाती है? 3 आदमी में कितने किलो प्रोडक्शन हो जाएगी? एक एचपी की, 3 एचपी 1 फेज और 3 फेज की? जी, देखिए, जो 1 एचपी की जो होती है उसमें कम से कम 100 से 150 किलो पर घंटा ये निकाल देती है। उसमें हमें 2 भाइयों की जरूरत पड़ती है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई है हमारे। तो 2 भाइयों की इसमें जरूरत होती है। एक क्या करता है कि उसमें फीडिंग कराता रहता है फीडर में, और दूसरा जो लट्ठे बनते हैं उसको पाइप पे लेके उसको रखने का काम करता है। तो हमें फिलहाल सिर्फ एक मशीन को चलाने के लिए 2 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जो कॉस्ट होती है वो अपने राज्य के अकॉर्डिंग या अपने स्थान के अकॉर्डिंग डिफर करती है, वो अलग अलग हो सकती है। 3 एचपी 3 फेज लगाएं तो क्या प्रोडक्शन हो जाता है? 3 एचपी सिंगल फेज का क्या हो जाता है? मतलब व्हाई वी शुड गो फॉर, मतलब फॉर द मोर प्रोडक्शन और व्हाट? Yeah, if you want to improve your production, then you can go for a higher capacity, that is 3 HP. उसमें प्रोडक्शन हमें कम से कम 200 से 300 किलो हमें मिल जाता है 3 HP में। थैंक यू सर। और इसकी वो लिस्ट भी शेयर करेंगे जो इसके यूजर्स है, इंडस्ट्रियल यूजर्स, जहाँ जहाँ लकड़ी यूज होती है, मतलब कहाँ पे इसको बेचें। अदर देन दाह संस्कार इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, होली दहन में भी काम आ जाएगी। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूजर है स्टेट वाइज और सिटी वाइज, तो जिससे जो गौशालाएं हैं जिनको हम स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, उन लोग को सब डाटा दे रहे हैं। तो जैसे भी एक गौशाला 3000 गायें हैं, उन्होंने 2 मशीन लगाई, बट दे आर नॉट एबल टू रन, के साथ हमारी बिकती नहीं है। तो वो वहाँ पे सारी बीमार गायें हैं। जयपुर में गौशाला स्थित है, और आई बिलीव यू आर इन राजस्थान, आई विल टॉक टू यू। अगर अपन मिल सकते हैं तो उस गौशाला को मैं विजिट कराऊंगा। वहाँ खाली बीमार गाय हैं, वहाँ दूध नहीं देने वाली एक भी गाय नहीं है। तो उनको स्वावलंबी बनाने के कदम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब इनको बेचे कहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज के लिए। जहाँ जहाँ ये दाह संस्कार है तो प्रायोरिटी रहेगी, उसके अलावा कहाँ इंडस्ट्रीज में बेच सकते हैं, इससे उनको कोई मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहे। राकेश भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे विकास भारती जी, केवल दिल्ली में 2 करोड़ किलो से ज्यादा लकड़ी कंज्यूम होती है हर साल। पहले तो ये इतनी बड़ी मार्केट है। और रही बात की पब्लिक या अब इसकी ओर मूव क्यों करेगी, तो इसके बारे में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की ओर से पिछले साल सर के एफर्ट से दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी। जैसे अभी साउथ दिल्ली में मेयर ने बाकायदा घोषणा की थी
कि साउथ दिल्ली में जितने भी ये शमशान हैं या इन चीजों पे हैं, वहां पे ये जो गो कास्ट वगैरह हैं उनको अब प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब वहां पे लोग, इवन सरकार भी खरीदना स्टार्ट करेगी, या नगर निगम में जो भी लोग इनको खरीद रहे हैं, अब उनको अगर गो कास्ट का ऑप्शन मिलता है तो उन्हें प्रेफर करेंगे। बट ये सब अभी छोटी बातें, अभी शुरुआती दौर में है। पूरे भारत के सभी नगर निगम में, सभी नगर पालिका में जितने भी चेयरमैन, जितने भी महापौर, जितने भी मेयर, जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये बात एक एक करके सब तक जा रही है। आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि आप लोग जिन भी राज्यों में हैं, वहां के आप मेयर्स को, वहां महापौर को आप लोग हमेशा लेटर लिखते रहें और किन किन जगहों पे ये चालू हो गया है उनके बारे में बताते रहें। साउथ दिल्ली में ये चालू है और अन्य जगहों पर भी भारत के कई हिस्सों में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अपने आप में पहले तो ये सारा का सारा गोकास्ट आप कितने भी करोड़ किलो बना लीजिए, कंज्यूम हो जाए, बस सीधे सीधे हमें सप्लाई सुनिश्चित करनी है। क्योंकि अभी भी साउथ दिल्ली की मैं कंडीशन देख रहा हूं, लोग कहते हैं कि सब यहाँ उतना अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये पूरे भारत में फैलाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे उपयोग हैं गो कास्ट के ही नहीं, इनफैक्ट गाय से जुड़े पेपर या बाकी चीजें बनाने की भी बातें पूरे भारत में फैल रही हैं, फैलेंगी, सभी स्टार्ट होंगे, तो गोबर जरा भी वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ विकास भारती भैया कुछ ऐड कर रहे थे, बताएं। जी, मैं यही आपने जो किया मैं उसी में ही ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने प्रपोजल अपने एमसीडी मेयर को, जो नॉर्थ एमसीडी के हैं, उनको प्रपोजल दिया है। और जो मीनाक्षी जी जो आपने बताया साउथ एमसीडी मेयर हैं, मीनाक्षी जी ने ये अच्छी स्टार्टिंग की है इसके लिए कि उन्होंने अपने जो एमसीडी के जितने भी संस्कार करने के लिए शमशान घाट है उसमें इन्होंने शुरू किया है। दूसरा, राकेश जी ने जो क्वेश्चन किया, देखिए अदर देन शमशान घाट, हम जहाँ पे भी लकड़ी यूज हो रही है जलाने के लिए, वो चाहे फैक्ट्री में हो, स्टीम बनाने के लिए, जो हमारे ईंटों के भट्टे हैं, वहां पे ईंटों को मतलब पकाने के लिए जहाँ पे लकड़ी यूज हो रही है, हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मैं कहूँ तो देखिए, जितना ज्यादा आप प्रचार करेंगे, आप शुरुआत कीजिए, सकारात्मक शुरुआत कीजिए। मेरे भी जो, देखिए मैंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत करने के बाद एकदम से ही बिना किसी के कहे, बिना किसी को बोले, अपने आप मुझे सिर्फ फेसबुक पे एक भाई ने देखा, एक पत्रकार भाई हैं अनिल अत्री जी, उनका न्यूज चैनल है, वो अपने आप ही दूसरे पत्रकार भाइयों को लेके आए और मुझे दिल्ली के अंदर 6 न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं। सिर्फ ये मैं अपने शिव शंकर और गौ माता का आशीर्वाद समझता हूँ। सर मेरा एक निवेदन है, आदरणीय वल्लभ भाई कथीरिया साहब भी यहाँ मौजूद है, मेरा एक उनको सुझाव है साहब कि ये सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कामधेनु आयोग से जारी कर दे सभी नगर निगमों को कि इसको प्रायोरिटी दी जाए। वन विभाग भी एक जारी कर दे कि भाई वन, इससे पेड़ नहीं कटेंगे, पॉल्यूशन विभाग भी कर दे। तो मतलब क्या होगा कि इससे एक सपोर्ट मिलेगा, हम लोग जब जाके मिलेंगे ना नगर निगम में मेयर वगैरह से, तो मतलब एक हमारे पास सपोर्टिव ऑर्डर होगा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कामधेनु आयोग की गाइडलाइन है, तो मतलब मेरे हिसाब से इस काम में हम लोग को सुविधा हो जाएगी। मतलब हर आदमी हर जगह कोई बात को नहीं मानता है, सब जगह पार्टी पॉलिटिक्स चलता है, तो ये मतलब पेड़ों को कटने से रोका जाने के लिए, मतलब ये तो सभी जगह समझते हैं कि पेड़ों को कटने से रोका जाना चाहिए। मतलब तो ऐसा अगर सर्कुलर और जारी हो जाए सभी राज्यों के लिए, मतलब ये तो ऑर्डर भी जारी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कामधेनु आयोग की तरफ से, तो ये काम में तेजी से गति आ जाएगी। सर व्यवहारिक तौर पे जो भी चीजें डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी या उनकी टीम की ओर से की जा सकती हैं, बिल्कुल की जाएंगी, आप उस ओर से निश्चिंत रहें। अब सरकारी चीजों में होने में जो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेसेस भी होते हैं, तो बहुत सारा मंत्रालय और अधिकांश चीजों का दखल भी होता है, लेकिन आप उस बारे में चिंता ना करें। जिसे कहते हैं हमारे जो लेटेस्ट वो हमेशा जाता रहेगा, और हमें ये कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के माध्यम से भी ये बात संबंधित अधिकारियों तक सभी राज्यों में बार बार पहुंचती रहे, लेटर्स के माध्यम से या मिलने जुलने के माध्यम से, और ये अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बारे में चर्चा आप सभी अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने जिसे कहते हैं ब्लॉग वगैरह पे इस बारे में लिखते रहें, बातें करते रहें, जिससे इस तरह की डिस्कशन पूरे भारत में सभी आम जनता के स्तर पे भी चालू हो जाए। अंत में यही होता है कि जब जनता खुद ही इस बारे में बात कर रही है तो इन अधिकारियों के ऊपर प्रेशर और भी आ जाता है।
बाकी प्रशासनिक तरीकों से जो भी चीजें व्यवहारिक तौर पे संभव हैं वो जरूर कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद सर, हमको पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। साक्षी लोहानी जी ने एक सवाल पूछा है, मैं देख पा रहा हूँ, रॉ मटेरियल फिर से बता दीजिए। सर ये बताएं, रॉ मटेरियल सिर्फ गाय का गोबर ही है या और भी कुछ चीजें इसमें हैं? आपने बताया था कि हम ऐड कर सकते हैं बुरादा, आपने बताया था कि हम ऐड कर सकते हैं कुछ पराली वाली चीजें सिर्फ उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, बट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर केवल गाय का गोबर ही और भी कुछ है? जी देखिए, जो मेन जो हमें कंटेंट चाहिए वो सिर्फ हमारे गाय का गोबर ही है। उसमें हम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, जो मैंने 3 ऑप्शन बताए आपको। इसमें लकड़ी का बुरादा हो सकता है, गेहूं और चावल का जो भूसी होती है वो हो सकती है, लेकिन मेन कंटेंट प्योरली हमारे देसी गौ माता का गोबर ही है। जी बहुत बढ़िया। और जो ये आइटम्स की बात हो रही थी, तो हमारे बीच में अमर भाई ने बताया कि जो ई ब्रिकलेट्स बनती हैं, जो मतलब छोटे छोटे इस तरह की चीजें बन रही हैं जो आजकल, वो भी आप इनसे ही बना सकते हैं आराम से। जो हम लोग अभी गाय ये जो लट्ठे बना रहे हैं उनके माध्यम से ई ब्रिकलेट्स से इस तरह की तमाम छोटी छोटी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से श्री BS अग्रवाल जी हैं, और BS अग्रवाल जी के पास भी मशीनें हैं। BS अग्रवाल जी भी काफी लंबे समय से इस काम को हम सबके बीच में कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय BS अग्रवाल सर से, सर आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमको इसके बारे में आप और ज्यादा बताएं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, और ये कैसे प्रोडक्शन होता है इनका। जी सर। जी सर बताएं। एक बार सर, नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता। तो सर आप जहां पर हैं वहां मशीन है इसकी अभी? हाँ मशीनें हैं ना सर। तो एक बार सर मशीन हमें दिखा दें, उसको कैसे इस्तेमाल करना है एक बार हमें बता दें, और अभी तक की बातचीत में जितनी चीजें मिसिंग रह गई हो प्लीज आप जरूर ऐड करें। बल्कि एक बार शुरू से अंत तक सारा प्रोसेस हम लोग को आप फिर से बता दें। मशीन का तो अभी डेमो दिखा नहीं सकूंगा सर, आज संडे की वर्कशॉप ऑफ है अभी। आज मेरे को बहुत लेट से पता चला ये कि आज सेमिनार है करके। तो कोई बात नहीं सर, आप बस मशीन दिखा दें और बता दें, चला के ना दिखाएं। बिल्कुल। जी देख पा रहे हैं सर। ये देखिए, इसका बना हुआ लाभ दिखा रहा हूँ आपको मैं। हम लोग स्क्वायर में बनाते हैं और ये राउंड में है, तो शेप में हमारे पास लाभ बनती है मशीनों से। तो 2.5 फीट की लाभ में बना सकते हैं, 3 फीट की बना सकते हैं। सिर्फ इसमें देसी गाय का गोबर यूज करते हैं हम, बाकी और कोई चीज को डालने की जरूरत नहीं इसमें हमारी मशीनों में। जी जी जी। ये गमला की भी मशीन है, आप देख पा रहे हैं, गमला की मशीन है। गमला की मशीन बनाते हैं। और मैंने अभी सर नया प्रैक्टिकल कल किया है। ये देखिए, ये ईट बनाया हमने, वैसे मेरे ईट बनाया है। देखो क्या स्ट्रेंथ आता है, टेस्टिंग में पता चलेगा सर। ये ईट बनाया कल हमने, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जी, ईट बनाया है। मशीनें और सब रेडी हो रही हैं। बड़े गमले बनाए सर, देखिए 9 इंच के गमले का आपको पड़ते हैं। इसमें मोस्टली देसी गाय गोबर ही अपन यूज करते हैं, और चूना है, मिट्टी है, पीला मिट्टी है, यही कुछ ज्यादातर यूज करते हैं। केमिकल वगैरह का प्रयोग हम नहीं करते। पीओपी है, जिप्सम है, ऐसे नहीं। अभी हम इसमें एक वैदिक प्लास्टर ही बना रहे हैं। वैदिक प्लास्टर मतलब सिर्फ गाय के गोबर से चूना और अपन मिट्टी को लेकर। जी सर, आपने हम लोग की सारी बातें सुनी, देखी, आपके पास व्यवहारिक अनुभव भी है। आप हमें बताएं कुछ चीज जो हमने मिस की हो, जो आप ऐड करना चाहते हो इसको बनाने के या ट्रेनिंग के संदर्भ में। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब आपने हम लोग की बातें अभी थोड़ी बहुत सुनी भी हैं, आपने देखा कि हमने क्या बातें रखी हैं। कोई चीज हमने मिस कर दी हो जो आप एक बार हम लोग के बीच में ऐड करना चाहते हो, इसको बनाने को लेकर, इसके प्रशिक्षण को लेकर। जी इसमें सर देखिए कि गोबर के अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती।
अपन भूसा बोल रहे हैं, भूसा डालने से कोई फायदा नहीं मिलेगा अपने को, उस ऊपर से कास्टिंग बढ़ेगी उसमें। गेहूं का भूसा भी डालने बोले हैं तो वो भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा उसको, मैं क्योंकि अभी तक जो 2 साल से यूज कर रहा हूँ तो इसमें किसी किस्म में कोई भी आइटम नहीं डाला मैंने। और नहीं ठीक है, उन्होंने भी बिल्कुल यही कहा है कि उसे वो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं और पक्का उसमें खर्च बढ़ेगा, ये बात तो रखी ही गई है, बट वो जरूरी नहीं है, उसके बिना भी लोग कर ही रहे हैं। हाँ, सिर्फ देसी गाय गोबर, उसमें मॉइस्चर मतलब पानी कम होना चाहिए, 3-4 दिन पुरानी गाय गोबर होनी चाहिए बस, और उसके अलावा कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। आप डाल दीजिए मशीन में, बन के निकलेगा। कहीं कोई बर्निंग पावर, और उसमें हम कुछ जला के देखे हैं, बहुत मतलब लकड़ी से 30% ज्यादा पावर रहता है इसमें, बर्निंग पावर। सर आपके पास कितनी, छत्तीसगढ़ में कितनी मतलब ये कितने केजी या पर डे हो जाता है, तैयार हो जाता है रोज छत्तीसगढ़ में? आपके ऑर्गेनाइजेशन में? मैं तो जनरली मशीन ही बनाना का काम करता हूँ वैसे मैं। अच्छा, आप मशीन बनाते हैं? जी मशीन बनाता हूँ मैं। और एक छोटा सा मेरी गौशाला है, 7 गाय है मेरे पास देसी गाय, जिसको सेवा करते हैं, उसको बस वही बना के जिसको जरूरत पड़ता है उसको अपन दे देते हैं फ्री ऑफ कास्ट में, उसको ले जाओ ऐसा करके। मतलब उसको हम लोग पैसे नहीं लेते उसके, अपन उसको दे देते जो जरूरत पड़ता है जिसको, ले जाओ ऐसा करके। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कॉस्टिंग क्या है जो आपके यहाँ मशीन है, कितने तरह की मशीनें आप बनाते हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या होती है? सर मैं 2 टाइप को बनाता हूँ, 3 फेस में और सिंगल फेस में। सिंगल फेस में 3 HP का है, और 3 फेस में 5 HP का है। ये दोनों ही सक्सेस मॉडल है। अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा, एक कॉस्टिंग बता दीजिए इन दोनों की। 40,000 से 55,000 तक का है। ठीक है। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं राकेश गर्ग बोल रहा हूँ जयपुर से। ये अभी अग्रवाल साहब से पूछना है मेरे को, जो 42,000 से 55,000 कॉस्ट बताई है, इसकी आफ्टर सेल्स अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी मेंटेनेंस का क्या होगा? गौशाला अगर जयपुर में लगाए, आपकी छत्तीसगढ़ की मशीन होगी और ये खराब होती है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना होगा सर? क्योंकि एक बार चालू कर दिया, लेबर एम्प्लॉय कर लिया, मशीन काम नहीं कर रही है। नहीं राकेश जी, ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग का जो आज का वेबिनार है इससे वो थोड़ा अलग डायरेक्शन है कि जब भी आप लोग एक्चुअल सेल परचेज कर रहे होंगे उस समय पे आप लोग इनके बारे में डिटेल से जरूर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि हम भी ये चाहेंगे कि जब भी कोई एक्चुअली सेल परचेज करता है तब एक एक चीज फूक के कदम रखनी चाहिए, तो इन बातों को उसमें वहां पर डिस्कस करेंगे। कहाँ पे है ये बता देना, अग्रवाल जी का कहाँ पे है ये? बीएस अग्रवाल जी, आपका छत्तीसगढ़ में आप कहाँ पर हैं, आपकी संस्था कहाँ पे मशीनें? रायपुर में। रायपुर जी। रायपुर में कोई, अच्छा सर का नंबर हम लोगों ने चैट सेक्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। हमने आज के जो तीनों हमारे मेन वक्ता हैं उन तीनों के नाम और नंबर हमने लिखे हुए हैं। अमर जी, इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ मंजुला एलादी जी, इन्होंने भी कुछ अन्य संस्थाओं के भी नाम और नंबर जो बनाते हैं गौकास्ट उन्होंने डाला हुआ है, तो आप हम लोग इन सभी लिस्ट को इकट्ठा करते जाएंगे और अपना जो ब्लॉग है उस पर डाल भी देंगे। हमारे जी धर्मेंद्र जी बात कीजिएगा। हाँ अमर जी, एक टेक्निकली हम अगर जानकारी ले सकते हैं, जो गौ कास्ट का अपना जो गोबर का ये लकड़ी जो बनती है और जो लकड़ी ऑलरेडी पेड़ की लकड़ी आती है, वो दोनों की टेम्परेचर और इक्वेशन ऐसा कुछ अगर हम लोग उस वे पे जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा शायद रिजल्ट भी ले पाएंगे, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट वाले भी मैंने यहाँ कुछ ट्राई करवाया था, लेकिन टेक्निकल नहीं वजह से वो लोग थोड़े अटक रहे। बेकरी में मेरी 4 बेकरी में ऑलरेडी मैंने ट्राई अप किया था, तो ऐसी कुछ टेक्निकल जानकारी भी थोड़ी मिल जाए, ऐसी एक अपेक्षा। पुलिस जी, इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी मंगल जी प्लीज। जो लकड़ी भाई साहब ने पूछा उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो लकड़ी, सूखी लकड़ी यदि हम लोग जलाते तो बबूल की लकड़ी छोड़ के बाकी लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू 2800 किलो कैलोरीज पर किलो ऑफ वुड रहता है, और जो गोकास्ट हमारा बनता है देसी गाय के, इससे इसका 4300 से लेके 4400 किलो कैलोरीज पर किलो होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका प्रोपोर्शन कर लीजिए, एनर्जी वाइज इट इज मच मोर एफिशिएंट। एब्सोल्युटली सर, इसका जो मेन जो
वैल्यू है वो है कैलोरीफिक वैल्यू, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो गिना जाता है और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, इनफैक्ट बेटर देन और एक बेनिफिट इसका है कि इसके बाद में यदि हम गोकास्ट बेचते हैं किसी ढाबे वाले को या बेकरी वालों को, तो हम उनको एक ऑफर देंगे कि वहां पे जो भस्म या रक्षा रहेगी वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, तो हमें पंचगव्य उत्पाद के लिए फ्री ऑफ चार्ज हमें गोमय भस्म मिल जाएगा, तो उनके लिए भी बचत होगी। बहुत सुंदर, बढ़िया, बराबर। धन्यवाद। मंगल जी भी और विकास भाई भी, मैं आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के बारे में जो भी तकनीकी जानकारियां हो, ये गोकास्ट के से जुड़ी या जैसे भी कैलोरीफिक वैल्यू का सवाल उठ के आया, हमें इस तरह की सारी तकनीकी जानकारियां आप लोग मुझे जरूर प्रोवाइड करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उनको वेबसाइट पे या ऐसी जगहों पे डाल के उसके माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और जो भी उनका लिंक है वो अपना जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं पूरे भारत में, उनका लिंक सारे भारत में सभी को डाल देंगे, जिससे लोगों में जानकारी थोड़ी और बढ़ेगी। ठीक, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है ही, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे ये सब चीजें, ये आर्टिकल्स या इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोग मुझे भी लूप में रखिए, हम लोग इसका और प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, विकास भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा क्वेश्चन ही आपने खत्म कर दिया पुरुष जी। एक्चुअली सुगल जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस चीज को मुझे शेयर करें, क्योंकि जो मैंने श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली से जो मैंने कैलोरीफिक वैल्यू निकलवाई है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम आई है मेरे में, वो पता नहीं किस वजह से है, कुछ रीजन खुद पता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने करवाई है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और मंगल जी भी उनसे निवेदन है कि वो भी प्लीज प्रोवाइड करें। मैं अभी एक मशीन पर काम कर रहा हूं जिसमें 3 HP 5 HP मोटर नहीं लगेगी, और गोकास्ट ये जो बनती है इस मशीन में, ये लंबी होती है, ये टूटती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम जगह में ज्यादा गोकास्ट जाएगा। तो मेरी बस इस वीक में मशीन तैयार होगी, तो उसका मैं बॉम्ब कैलोरी मीटर से कैलोरीफिक वैल्यू करके वो रिपोर्ट शेयर कर लूंगा। ओके, करिए, थैंक यू। हेलो, के बीच में मित्तल खेतानी जी हैं। जब हम लोगों ने ये विचार बनाया था कामधेनु होली का, उसके बाद उसके एक संयोजक के नाते पूरे भारत में मित्तल खेतानी जी, अमर जी और पूरी टीम जो है मिलके इसमें अच्छे से लगी हुई है। तो मित्तल खेतानी भाई, आप जो ट्रैवल कर रहे थे, आप प्लीज हम लोग के बीच में हैं इस समय, तो थोड़ा आप कामधेनु होली के बारे में और ये जो आज का वेबिनार है इसके बारे में थोड़ा ऐड करें, हम लोग का मार्गदर्शन करें। मित्तल खेतानी भाई। सर, अब थोड़ा साउंड का इशू है आपके पास। नेटवर्क प्रॉब्लम। यस, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। गिरीश भाई जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, लेकिन अभी कुछ नेटवर्क इशू है, मैं आप लोग की बातें सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए, हम लोग लौट के आएंगे आप तक। अभी कोई और सवाल किसी का? एनी मोर क्वेरी? पुरीश, if anyone from this, अच्छा, आ रही है पूरी? हाँ मित्तल भाई, आपकी आवाज आई जरा सी, बताएं। जय गौ माता। जय गौ माता। हेलो, अभी मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ, तुलसीराम साहू। ओ, प्रणाम सर, बताएं। जी, ये जो मशीन गवर्नमेंट इसका सब्सिडी उपलब्ध करा जाएगा तो विशेष अच्छा होगा जी, जो सब्सिडी। सर, वो थोड़ा सा हम लोगों को अपनी ओर से भी कुछ प्रयास अब करना पड़ेगा, मतलब जो CSR फंड वगैरह होते हैं उन सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा जगहों पे लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट की ओर से हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बट उस बारे में कोई मतलब उनके प्रोसेस बड़े लंबे चौड़े होते हैं, समय भी लग सकता है। हमें क्या CSR फंड्स पे फोकस करना चाहिए। पुरी जी, मेरे को एक चीज पूछनी है। जी सर, बताएं राकेश जी। ये गो प्रोडक्ट पे CSR फंड यूज कर सकते हैं, इसका कोई ऑर्डर हो तो हमको चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है। CSR फंड तो अब चैरिटी का फंड है,
और उसके लिए कोई आइटम की लिस्ट नहीं बनी हुई है। अच्छा, वो तो जिस चीज का वो बढ़ावा देना चाहें ये संस्थाएं, वो उस चीज का बढ़ावा दे सकती हैं। अच्छा। मतलब ये तो इसका सरकार रेगुलेट ही नहीं करती है CSR को, और जब सरकार रेगुलेट नहीं करती है तो किस आइटम पे है किस पे नहीं है इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, नहीं, अभी जयपुर में एक राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन है साहब, वो CSR में पैसा खर्च करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है वो, तो इसीलिए मैं पूछा था, वो उनको अभी 1-2 दिन में कुछ फंड्स लगाने हैं अपने, तो मैंने उनको गोकास्ट के लिए भी सजेस्ट किया और भी काम सजेस्ट किए हैं, तो मैं और इसके लिए कल बात करता हूँ उनसे। ठीक है सर। बिल्कुल, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, बट नॉर्मली CSR को हम लोग कॉर्पोरेट से जोड़ते हैं, और जब कॉर्पोरेट से जोड़ते हैं तो कॉर्पोरेट का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो किस जगह पे CSR का फंड डाल रहे हैं। हाँ, वो सामाजिक कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है साहब, कंपनी फॉर्म ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, इट्स इन कंपनी ओनली। यूज करें, बिल्कुल आप उनको लेटर लिखें और आपको सकारात्मक मिलेगा अगर जितने अच्छे ढंग से हम प्रस्तुत करेंगे। हेलो सर, हेलो नमस्ते सर, मैं प्रशांत ओझा। अच्छा प्रशांत भाई बताएं। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे अभी आप लोगों ने बात किया CSR का, जी CSR फंड यूज करने के लिए, तो हमारी संस्था तो इस पर वर्क करती है CSR पर, CSR के बहुत कंपनियों के, NTPC के, CCL के, भेल के, इन सबों पे वर्क करती है। तो क्या मुझको कुछ लिटरेचर आप लोगों के द्वारा इस रिगार्डिंग इस गो प्रोडक्ट के कुछ लिटरेचर उपलब्ध कराया जा सकता है क्या सर? क्योंकि मैं अप्रोच करके और वहां से लगभग मैं अच्छी खासी फंड ये कर सकता हूं सर। बहुत अच्छी बात प्रशांत भाई, आप बताएं। मतलब मेरा नंबर मैंने चैट सेक्शन में डाला हुआ है, वेबिनार के बाद हम आप या कभी भी मुझसे डिस्कस कर लें, मैं भी समझूं एग्जैक्टली कैसा लिटरेचर आप खोज रहे हैं, क्या उनको जो लेटर लिखना है वो लेटर खोज रहे हैं आप, या इससे जुड़ी कोई और बेसिकली वह सर हम लोग जो अभी वर्क कर रहे हैं, अभी महिलाओं के साथ कुछ गौशालाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जो कि एक लिटरेचर के रूप में उस वर्क को लाए ताकि उसको वो फंड करे CSR का। चलिए साहब, हम लोग इसके बाद मतलब आराम से बात कर लेंगे। अपना नंबर आप जरूर चैट सेक्शन में डाल दें। मैंने दिया है सर, मैंने दिया है, हर मीटिंग में अटेंड भी कर रहा हूँ आपका। ठीक है, और वर्क भी कर रहे हैं मैं। बहुत बढ़िया प्रशांत, थैंक यू सर। मित्तल भाई आप उपलब्ध हैं अभी? विक्रम गुलेचा जी कुछ बात कर रहे हैं, तो विक्रम जी प्लीज। जी विक्रम गुलेचा। हाँ पुलिस जी, नमस्कार सभी। विक्रम भाई आपका भी नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है। पुलिस अमर जी, ये अपने गिर गंगा में अपने दिलीप भाई सखिया आए हैं, जो कल उनका वीडियो था ना, हमने देखा, बहुत से पॉडकास्ट बनाए हैं, उनको ले लो जरा, यदि कुछ कहना था। गिर गंगा से दिलीप भाई सखिया। जी सर, गिर गंगा से सर अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें और हम लोग का थोड़ा और मार्गदर्शन करें इसमें जो जिस टॉपिक पर आज डिस्कशन कर रहे हैं, बताएं सर। हाँ जी नमस्कार सर जी, दिलीप भाई सखिया राजकोट। नमस्कार दिलीप भाई। सर जी मैं माहौल में नहीं हूँ, फिर भी अच्छी बात हो रही है। कहने का इरादा है कि बहुत सारे जो होली के त्योहार है, अभी पहले के जमाने में हमारे देश में ज्यादातर गायों थी, जो सभी होली गायों के गोबर से हो रही थी, लेकिन अब गायों नहीं है तो सब लकड़ी की होली बना रहे हैं। वो हमारा वृक्ष भी कट रहा है और वातावरण भी अशुद्ध हो रहा है। इसके हिसाब से गौशालाओं को स्वावलंबी बने तो गाय के गोबर की हमने स्टिक बनाई है। सूरत में भी 3-4 गौशाला वाला मेरे मित्र है और राजकोट में भी 2 गौशाला वाले को साथ मिलकर स्टिक बनाई है। तो वो स्टिक का हम पूरा उपयोग करना चाहते हैं कि सभी लोगों के किसी भी एरिया में जो होलिका है वो गाय के गोबर से हो। इसीलिए 2 फायदा होता, एक तो गौशाला भी स्वावलंबी होगी, दूसरी बात ये है कि हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा। तो किसी भी तरह से ये पूरे देश में माहौल बनाए कि होली का जो है, होली प्रगटाए तो गाय के गोबर के ही प्रगटाए। अपने नजदीक के पास आसपास में जो भी गौशाला है वहां से गाय का गोबर मंगाए और इसको आज हम शुरुआत करेंगे तो 2-3 साल में ऐसा वातावरण हो जाएगा, सभी वो होली बनाएंगे तो गाय के गोबर की बनाए। इस दिशा में अभी वो त्योहार आ रहा है, अभी 15 दिन की बात है, तो सभी को इस दिशा में थोड़ी मेहनत हो, वो मेरी इच्छा भी है और सबको विनंती भी है। जी सर। हाँ दिलीप भाई, आपने जो कल वीडियो भेजा है, वायरल किया है,
वो अपने पुलिस कुमार बाकी को भेजिए ताकि सबको भेज दे। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आप 1 या 2 मिनट का पूरा प्रोसेसिंग वाला मशीन से लेकर के कैसे गोबर को मिक्स किया जाता है, अच्छा 1-2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना करके भी सबको शेयर करें ताकि पूरी प्रोसेस ध्यान में आ जाए सबको कि भाई ये गोबर लिया, इसमें मिक्स किया, इतना ये तो पाउडर बनाया, पानी कितना है, और बाद में इनपुट में डाला और बाहर कैसे निकलता है और बाद में सुखाया। ये पूरा 2-3-4 मिनट का वीडियो बता करके सबको शेयर करें। ओके सर, मैं इसके बारे में सबको भी बता दूं, जो भी ऑनलाइन है सबको ये बात समझना है। कोई भी बंदा और इंडिया में कोई भी बंदा ये सोचना है कि हमको ये स्टिक बनाने की जो मार्गदर्शन चाहिए, तो बिंदास आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उसको पूरी तरफ से हेल्प करूंगा। दूसरी बात, मैं सर ने बोला इस तरह से मैं वीडियो भी रखूंगा, और तो वो इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम गोबर की जो पहले के जमाने में वो छाना थापते हैं, इसकी जब आगे स्टिक में, उसका 2 ही अर्थ है। छाना में डेली उसको बनाना पड़ता है, और स्टिक ये होती है कि साल में एक ही बार हम पूरा स्टॉक करके एक ही बार लगाने में 15 दिन में पूरे साल का वो स्टॉक निकल जाता है। तो मैन पावर भी बचेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए सबको मेरा नंबर भी इस ग्रुप में मैं डालूंगा। किसी को भी ये स्टिक के बारे में, बनाने के बारे में कोई भी गौशाला है तो उसको पूरी हेल्प में करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमर भाई, आज जितने भी लोगों ने अपने चैट सेक्शन में नंबर डाले, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप इन सबको ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। और दिलीप भाई भी, मैं देख पा रहा हूँ कि प्रीति जी चैट सेक्शन में उनसे कह रही है कि वो जो उन्होंने अपनी स्टिक्स बनाई है उनकी पिक्चर हम सबके साथ शेयर करें। तो जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाते हैं तो इस जितने भी आपके काउ स्टिक्स के पिक्चर हैं वो जरूर डाल दीजिएगा, जो वीडियो सर कह रहे हैं वो डाल दीजिएगा, और हम लोग उसको सभी जगहों पे फैला देंगे। पुलिस जी, अभी हमारी आवाज आ रही है? जी विक्रम भाई बताएं। सर, एक मेरा कहना था कि जो सब्सिडी की बात एक भाई साहब ने की थी ग्रुप में अभी, तो एमएसएमई डिपार्टमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप के लिए आपको सब्सिडीज दी जाती है। और जो मैंने इंक्वायरी कर्नाटक, मैं बैंगलोर से हूँ, कर्नाटक क्षेत्र में जो मैंने इंक्वायरी की थी उससे पता चला है कि ग्रांट्स मिलते हैं आपको, सब्सिडीज भी मिलती है, तो वहां से हम कहीं ना कहीं सब्सिडीज ला सकती है। और एक और चीज हमने देखा है कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी हो, अगर वो बल्क में करते हैं, समझिए अगर आज 15-20 मशीनें एक साथ बनानी है, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरर से बात कर आप एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी उनसे आप ले सकते हैं। और ना कि हम सिर्फ सब्सिडीज के लिए एक स्पेशल सेल बनाए और उसके ऊपर डिपेंड करें, और जहां तक जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसी को लेकर चले। और सीएसआर के अंदर जितना मेरा नॉलेज है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी को कहाँ वो पैसा खर्च कर सकती है। अभी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको इनकम टैक्स रिबेट लेना है नहीं लेना है। तो किसी संस्थाओं को होता है कि हमको 80G रिबेट चाहिए, 12A का रिबेट चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अदरवाइज आई फील कि जो प्राइवेट संस्था है या जो गवर्नमेंट संस्था है, जो भी एमसी के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, सब लोगों का सीएसआर करना उनके लिए कंपलसरी है। और एक मुहिम अगर बनेगी तो जरूर वो एक हो सकता है। और एक और पहल जो हमारी खुद की एक गौशाला है राजस्थान में, बाड़मेर जिला मोकलसर गांव में, और जब से हमने ये गोबर से जो पेंट बनने का जयपुर में जो कार्य शुरू किया है उसके ऊपर नजर रखे हुए हम। इनफैक्ट अगर हो सकता है तो शायद पहली संस्था होंगी इंडिया में जो वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर पेंट बनाना शुरू करेगी ऑन साइट। बहुत बढ़िया विक्रम भाई, हम लोग संपर्क में रहिए, चैट सेक्शन में अपना नंबर प्लीज आप डाल दें और हम लोग टच में रहते हैं। हाँ जी जरूर। मित्तल भाई, अगर आप हमसे कनेक्ट हो पाए अभी तक। मित्तल खेजानी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई नहीं। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो रखें, नहीं तो अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी के पास, और इनके समापन से जुड़ी चीजें और आज की सारी चीजों को समराइज करने के लिए डॉक्टर का मार्गदर्शन मिलेगा। करें शुरू? जी सर प्लीज। यस। सबको वंदे गो मातरम। ओम श्री स्वरूपभ्यै नमः। मैं पूरा वेबिनार सुन रहा था, देख भी रहा था सब लोगों को। बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा ये गोमय गणेशा से शुरू हुआ अभियान
गोमय गणेश, बाद में गोमय दीपावली, कामधेनु दीपावली, गोमय बाद देव दीपावली, बाद में हमने होली के लिए कलर की बात की, गोमय होली, और आज ये गोकास्ट। लगातार एक के बाद एक वेबिनार के माध्यम से हम जन जागरण का काम, गौशालाओं को आत्मनिर्भर करने का काम, बहुत से हमारे युवाओं और महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बनाने करने के लिए वो काम, एक अच्छी तरह से मुहिम चल पड़ी है। हम सब उसमें निमित्त बने हैं। मैं कहूँगा कि हम सब तो नींव की ईंट है। अब ये शुरुआत है, जैसे बताया गया कि ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में 2-4 साल में ये अभियान समग्र जनता का अभियान बन जाएगा और बाद में लगातार गोमय से बनती हुई आइटम सरकार के लिस्ट में तो आ ही जाएगी, लेकिन जन के लोगों के बीच में भी मार्केट से लेकर के बनाने वाले और एक चर्चा का विषय और घर घर में ये आइटम पहुंचने वाली है। उसमें आज का ये गोकास्ट का वेबिनार दीपावली में जैसे दिया का एक निमित्त बनाया था, अभी होली में एक ये होली का कलर, नेचुरल कलर, गोमय कलर और साथ में गोकास्ट, इनको निमित्त बनाया है और उनके कारण हमारे साथ अनेक नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमें डायरेक्टली इन सब आइटम को इकोनॉमी के साथ जोड़ना है। हम सबको इनके साथ एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ना है। महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट, स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोड़ना है। जो गाय दूध नहीं देती, जो सबसे बड़ा, मैं बार बार ये कहता हूँ, शायद बहुत से लोग तो हमारे पुराने मित्र हैं, वो तो कहते हैं कि ये तो बार बार रिपीट हो ही रहा है, लेकिन दूध नहीं देने वाली गाय भी, आज मैं सुबह में एक ग्रुप के साथ बैठा था, बिल्कुल नया था, उन्होंने बात छेड़ी, हाँ हम आपका सर फेसबुक देखते रहते हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा पता नहीं था। फेसबुक देख लेते होंगे, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ठीक, मैंने कहा इतना नहीं है, आप सबको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। केवल हमें प्रशंसा कर देंगे, इससे हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे जुड़े, तो पूरी हमारी जो चर्चा हुई कि भाई आप भी आर्थिक रूप से संपन्न है, तो क्यों ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करे, क्यों अपने बिजनेस में कोई एडिशन ना करे। कोरोना काल के बाद बहुत सी पूरा इकोनॉमिकल या तो पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो गया है। बहुत से नए बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योरशिप आ गए हैं, खास करके हेल्थ के बारे में, और बहुत से बिजनेस समाप्त भी हो जाएंगे, जो पास की बात हो जाएगी। ऐसे समय में गौ आधारित उद्यमिता और गौ आधारित उद्योग, काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज को बड़ा रूप देने में हमें ये एक गोकास्ट का एक निमित्त, चाहे वो एमएसएमई में हो, और जैसे कहा गया कि ऐसा जरूर नहीं कि 1 या 2 मशीन, बड़ी गौशाला एक साथ में 10-10, 20-20, 50-50 मशीन बना रखे और मार्केट करे। जो बताया गया, विकास जी ने बताया कि कितनी आवश्यकता है, तो ये फिगर भी हमें समाज के सामने रखना है। मैं आप सबको तो विनती ये करूंगा कि आज से, क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि देखो, हम सबको सभी बात विषय में पढ़ना नहीं है। दिए वाले बनाने वाले दिए बनाते रहे, उनमें वेराइटीज, उनमें कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन, लक्ष्मी गणेश अलग अलग मूर्ति बनाने वाले उसमें दिशा में आगे बढ़े। बहुत सी मूर्तियां, बहुत से अभी आपने कहा कि पेंट बनाने वाले पेंट में आगे बढ़े, गोकास्ट बनाने वाले गोकास्ट में आगे बढ़े। होली वाले कलर तो वो भी कलर परमानेंट चलेगा। ब्रिक्स की बात भी आई, बहुत बढ़िया। मैं ये कहने वाला था कि गोकास्ट, बाद में ब्रिक्स और उसके आगे टाइल्स। हम दीवार पर तो टाइल्स लगा सकते हैं, शायद जमीन पर न लगाए, क्योंकि उनका हमारे पास जब भी वो रेफरेंस नहीं है कि कितना समय चलेगा। लेकिन उसमें भी जैसे घड़ी बनाई है, जैसे अलग अलग फ्रेम बनाई है, तो ऐसे दीवार पर एक, कम से कम एक दीवार अपने घर में लोग ये गाय के गोबर के बनाई हुई प्लेट, यानी कि एक टाइल्स के रूप में, एक प्लाईवुड के रूप में लगाए,
तो ये भी एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का आने वाले दिनों में काम होने वाला है। तो ये सब अलग अलग तरीके से हम काम करेंगे तो कोई एक में कंपटीशन भी नहीं होगी और कोई एक से चलने वाला नहीं है। बेसिकली तो गाय का गोबर बेस्ट यूटिलाइजेशन तो है बायो फर्टिलाइजर के लिए, बायो पेस्टिसाइड के लिए, लेकिन अलग अलग तरीके से 2% इसमें चलेगा, 5% इसमें चलेगा, 20% इसमें चलेगा, और अल्टीमेटली तो ये सब इको फ्रेंडली है ही। अल्टीमेटली तो खाद ही बनने वाला है कहीं ना कहीं। तो ये बात हमें सबको, और हम सब जब, और ज्यादातर लोग हम जो आए हैं वो इनकम जनरेशन का एक पर्पज तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न हमारा तो गौ माता से। हम एक भावना से, एक भक्ति भाव से जुड़े हैं गौ सेवा से, और इसके लिए एक बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी कि जो गौ माता की रक्षा की बात हम करते हैं, गौ संरक्षण की बात करते हैं, गौशालाओं में गाय न रहे, घर घर पे गाय चली जाए और घर घर पे उनका गाय रखने लगे लोग, उनके आधार पर उनकी इकोनॉमी चले, ये सब का प्रचार प्रसार करना, सबको जोड़ना। हमको एक जैसे कि आज गोकास्ट बनाया तो ऐसा मत समझना कि मेरे बगल में गौशाला वाला बनाएगा तो मेरी गोकास्ट का क्या होगा। बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, ये चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई कंपटीशन होने वाली नहीं है। ऐसे समय में अलग अलग लोगों को जोड़े। आप सब हमारे एम्बेसडर बने। रायपुर वाले पूरा छत्तीसगढ़ क्यों ना देखे, क्योंकि वहां तो बहुत बढ़िया अभी महिलाओं का शुरू हो गया, गांव गांव में शुरू हो गया है। सरकार ने बनाया है कि गोबर खरीद लेती है, बायो फर्टिलाइजर बनाती है, बाकी की और भी आइटम बनाती है, खाद भी बनाती है, और सरकार बाय कर लेती है। तो सिमिलरली गोकास्ट भी बनाए, वहाँ वही महिला है, उनको भी ट्रेनिंग दिलवाए और वही सरकार वहाँ खरीद लेगी। तो ये सब काम है, एक होलिस्टिकली ये काम पे जाना है हमारे एरिया के, और आगे समाज को प्रशिक्षित करना है, समाज को कहना है कि ये काम हमारा अकेले का नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इसमें जोड़ना है। और इसके लिए एक तो मेरी अपील है कि ये वेबिनार आप अपने अपने एरिया में भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में, कर्नाटक वाले कर्नाटक में, यूपी वाले यूपी में, बिहार वाले वहां। तो क्या होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अपने प्रशांत कुमार जी वो आए हैं ना, जो बोले कि CSR की बात। ऐसे बहुत से अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, CMD से लेकर के जनरल मैनेजर से लेकर के डायरेक्टर में। अभी हमारा थोड़ा दिन पहले, 3 दिन पहले ही पुरीश कुमार हम साथ में थे दिल्ली में, NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे देश की जितनी भी कोऑपरेटिव है, छोटी छोटी कोऑपरेटिव गांव की मंडली से लेकर के जितनी भी सहकारी संस्था है, शताब्दी जी को पता है, शताब्दी पांडे इसमें है, आज मैंने देखा। तो ऐसे जितने भी कोऑपरेटिव पूरे देश में है, उनका ये यूनियन है। और उसमें महिला दिन के निमित्त एक वेबिनार था, सेमिनार भी था। तो उसमें हमने यही बात कही कि काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे कोऑपरेटिव में आए, और इफको और क्रिप्को के चेयरमैन हमारे जो है वो भी उसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये सबको पता चला कि कैसे ये काउ बेस्ड अलग अलग इस आइटम को अलग अलग रूप से जोड़ा जाए। उनका भी CSR का उपयोग, न केवल CSR का उपयोग, उनकी पूरी मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। उनका पूरा देशव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सेमिनार वेबिनार के लिए, कहीं ना कहीं लोन और सब्सिडी के लिए, किसानों के अलग अलग जगह पहुंचने के लिए बहुत बड़ा ऐसा काम कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग, मैं तो वैसे आने वाले दिनों में हमने सोचा भी था कि भारत सरकार के जो मोर देन 300 सरकारी उपक्रम है, पब्लिक एंटरप्राइजेज है, उनके CMD से हमारा एक वेबिनार, उनको भी अवगत कराया जाए काउ बेस्ड इन्वेस्टमेंट। और उनके CSR से लेकर, न केवल CSR, वो अपने अपने बड़े बड़े कैंपस हैं वहाँ, वो क्यों अपने स्टे केटल की गौशाला बनाए, जैसे कि स्टील अथॉरिटी हो, BHEL हो, BEL हो, बहुत बड़े सभी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मोर देन 300 है, और बड़े बड़े 1000 2,000 एकड़ के कैंपस है, और पूरा टाउनशिप होता है। तो यदि वहां ये हमारा विषय पहुंच गया ना, तो वहां
जितने भी स्ट्रे कैटल होगी उनकी एक गौशाला हो जाएगी, तो उनका गोबर गौमूत्र का उपयोग हो करके उसी कैंपस में एक नया एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल खड़ा हो जाएगा और वहां ही बिक्री हो जाएगी। सेल्स का, मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये काम हमें बहुत दीर्घ दृष्टि से देखना है। इसलिए मैं आज आउट ऑफ एक गो कास्ट के अलावा भी थोड़ी बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारा मकसद निमित्त एक गो कास्ट है, लेकिन बहुत बड़ा है। अल्टीमेटली हम जो चाहते हैं गौ रक्षा की बात, गौ सेवा की बात, ये हमारी तब पूरी होगी कि जब ये आंदोलन समाज में व्याप्त हो जाए। और इसके लिए आज का ये वेबिनार एक निमित्त है। समय समय पर हम अलग अलग विषय को लेकर इसलिए करते हैं कि उसमें इंटरेस्ट वाला कहने के तुंडे तुंडे बतीर भिन्ना बोलते हैं हम। तो हर एक कोई गो कास्ट में आगे बढ़ेगा, कोई कलर में आगे बढ़ेगा, कोई केवल दीपावली के प्रोग्राम में आगे। मैं गया था अभी हैदराबाद, तो बात चला कि भाई साउथ इंडिया में तो हर 15 दिन ऐसे कहीं ना कहीं उत्सव आते हैं कि जहां दीपक का यूज होता है। ऐसा नहीं कि दीपक केवल दिवाली में ही उपयोग हो, अलग अलग समय पर अलग अलग उपयोग हर साल चला रहता है। तो ऐसी कोई एक आइटम, 2 आइटम, 5 आइटम, 10 आइटम सिलेक्ट करके अपनी गौशाला को या तो अपने व्यवसाय को कैसे कंटिन्यूस 12 महीना, मुझे बहुत प्रश्न आते थे कि सर दीपावली के बाद तो ये के बाद हम क्या करेंगे। हमने कहा कि हमने सोचा है और देखो कि ये चल रहा है हमारा अभियान। तो इस विचार को हमें बहुत तरीके से एक सस्टेनेबल इनकम के रूप में, और इतना पोटेंशियल एरिया है, इतना अनएक्सप्लोर्ड एरिया अब तक रहा है कि लोगों को पता ही नहीं कि इतनी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। गांव के बच्चों को इतने हम इनके साथ जोड़ देंगे तो हमारा गौ रक्षा का काम स्वयं हो जाएगा। कल मैं बैठा था, तब वो एक बोल रहे थे कि भाई साहब ये बैल का क्या करे, बछड़े हमारे, मेरी गौशाला में तो 12 बछड़े हो गए हैं। मैंने कहा कि ये इनका भी उपाय है, चिंता मत करिए। तो ये बात हम सबको जो सताने वाली है, जो चिंता की प्रेरक है, हम सब एक एम्बेसडर के नाते, एक प्रो एक्टिवेटर के नाते हम कैसे समाज में आगे बढ़ाएं। इसलिए एक तो मेरा अपील है कि आप खुद तो बनाए, गौशाला को प्रेरित करें, उनको मार्केटिंग में कहीं ना कहीं व्यवस्था में एक KVIC से लेके बहुत से आउटलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के थोड़ी सी आप नजर करेंगे ना, तो इतने आउटलेट है, इतने सरकारी एजेंसियां कहीं ना कहीं मार्केटिंग का, कहीं ना कहीं एग्जीबिशन का, कहीं ना कहीं मेले का आयोजन करती रहती है। ये एग्रीकल्चर हो, MSME हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, डेयरी वाले, सबका ये चलता रहता है। उसमें हम कैसे घुसे और वहां गाय की, हमारी गौ की प्रोडक्ट कैसे हो। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात तो भी नेक्स्ट करेंगे। इतनी नेक्स्ट हमारा अभियान बायो फर्टिलाइजर का और भूमि सुपोषण का आएगा, जमीन को जहरमुक्त कैसे बनाना, बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कैसे। मैं अभी 3 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई तो वो भी कह रहे थे कि सर ये बात तो अच्छी है, फार्मास्यूटिकल वाले थे, पंचगव्य चिकित्सक थे, अहमदाबाद में मिले थे हम, तो वहां भी कैसे गोमूत्र और पंचगव्य से प्रोडक्ट बना करके बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस, और वो भी हेल्थ इश्यूज को लेकर के, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बात को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, तो एक के बाद एक अभियान चलता ही रहेगा और जो लोग जहां रुचि होगी वहां जुड़ जाएंगे। और इतना बड़ा हमारा समाज है कि सबको कुछ न कुछ अपने आइडिया, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार, अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन के अनुसार काम मिल जाएंगे। तो हमें ये करना है। दूसरा, प्रचार प्रसार के लिए जैसे मैंने कहा, अपने अपने एरिया में ये वेबिनार करें, प्रत्यक्ष ट्रेनिंग दिलवाए। और तीसरी बात, प्रेस मीडिया में जाए। केवल व्हाट्सएप से संतोष मत माने, केवल सोशल मीडिया से संतोष मत माने। आज भी प्रिंट मीडिया का इतना बड़ा अभी भी रोल है कि आपको अपने लोकल एरिया के प्रिंट मीडिया में जाकर के इस बात को रखना चाहिए। इस बात के फोटो, प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो नोट भेज करके एडिटर को बात करेंगे। और आजकल फायदा ये हुआ है, हर कोई, कि हमारे पुलिस को, सबको, अमर को पता है कि रोज ऐसे 2-2, 5-5 फोन पत्रकारों के आते हैं कि भाई दे आर इंटरेस्टेड, इट्स समथिंग न्यू, they are also searching for new
और न्यूज, तो ये न्यूज की आइटम बन सकती है। इसलिए उनको हम सामने से दें कि हमने ये गोकास्ट बनाए हैं, देखिए इतना बड़ा मार्केट है, देखिए फिगर बताया, तो वो ले लेंगे और समाज को प्रशिक्षित करेंगे। तो अपने आप ही जो हर गली में, हर मोहल्ले में जो होली मनाने वाले हमारे यंगस्टर होते हैं, युवा ग्रुप वहां का, उनको कहीं ना कहीं पेपर में आ गया तो आपका कॉन्टेक्ट करेंगे, भाई हमें गोकास्ट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, और ये पूरा वातावरण बनता जाएगा तो मार्केट बनता जाएगा। ये सब प्रयास हम भी कर रहे हैं, हम सबको करना है, पूरी टीम को हमें करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हम सबको आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अभियान के रूप में ये काम चालू रखना है। आज गोकास्ट की बात हुई इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता हुई कि गोकास्ट के देखिए दीपावली के समय, गणेश के समय हमें पहली बार मोल्ड की बात आई कि भाई हमें डाई कहाँ से मिलेगी, बोर्ड कहाँ से मिलेगी, बाद में बात आई कि मशीनरी कहाँ से मिलेगी, कि भाई ये पल्वराइजर कहाँ से मिलेगा, मिक्सचर ग्राइंडर कहाँ से मिलेगा। बहुत से लोग आगे आए और बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो एक लिस्ट बन गया। अब कलर वाला का आएगा, अभी जैसे पेंट की बात आ रही तो पेंट की बात आएगी, तो उनके बात आएगी, ये गोकास्ट की बात है तो गोकास्ट के मशीन की बात आएगी। तो ये पूरा एक आंदोलन इंटीग्रेटेड, मैन्युफैक्चरर, देन मोल्ड वाली बात हो, देन मार्केटिंग की बात हो, ये सब बातों में हम सबको जोड़ना है, जुड़ते जाएंगे अलग अलग क्षेत्र में। पुलिस और बाकी की टीम आपको पूरी मदद में रहेगी। एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट से लेकर के फेसबुक से लेकर के बाकी का जो है वो बताते रहेंगे। आइए हम सब इस मिशन में, एक भी गौशाला हमारी न रह जाए, एक भी गांव भी ऐसा न रह जाए कि जहां हमारे विषय पहुंचा ना हो। हम भी युवाओं को प्रेरित करके भाई चल, ये 5 युवा इकट्ठे हो गए, चल बनाना शुरू कर दो, करो आप मार्केट, हम आपके बैठे हैं। तो वैसे भी हमारा एक दबा ही काफी होता है, बाकी तो अपने आप ढूंढ लेते हैं, मार्केट भी ढूंढने लग जाता है। एक बार विषय उनके माइंड में आ जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बात आपको रखी है आपके विषय में, बीच में सबको मिलकर के अति प्रसन्नता हुई। काफी मात्रा में गोकास्ट की बात और उनको मैन्युफैक्चर की बात, और इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ ज्यादा फिनिशिंग की बहुत जरूरत नहीं है, ये कोई शौक केस वाला बिजनेस नहीं है, इसलिए यहाँ जैसे भी गोकास्ट हो गए तो भी चले जाएंगे। बाकी की जो अब आइटम रखते हैं तो उसमें अच्छा फिनिशिंग या तो अच्छा सा डेकोरम एक मार्केटिंग के लिए चाहिए, यहाँ जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत इसलिए चलेगा। तो इस विषय को आगे बढ़ाइए। और बाद में जो बात कही ना भस्म की, वो भी मैं कहूँगा, आप सब लोग जितने ऑर्गेनिक फार्मिंग साथ में करते हैं या तो करवाते हैं, हम सब होली के दिन रात को 2-3 बजे जब होली धूल जब शांत हो जाती है, बाद में उनकी भस्म को इकट्ठा करके कोई वेस्ट में न जाए। नहीं तो कॉर्पोरेशन वाले क्या करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले, और ट्रैक्टर भर के डाल देते हैं कहीं खड्डे में। उनको तो पता नहीं कि ये कितनी अमूल्य चीज है। ये भी अभियान चले हमारे साथ कि हम रात को 2-3 बजे ये हमारी होली शांत हो जाने के बाद जो भस्म होगी वो भी हमारे खेत में ले जाए, हमारे गार्डन में ले जाए, और वहां उनका बहुत बढ़िया से बढ़िया उपयोग एक खाद के रूप में, भस्म के रूप में करे। और दूसरा बाकी के अलग अलग उपयोग जो भस्म के जिनको जो करना है, भस्म का जहां जहां उपयोग होता है वहां भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी अननेसेसरी जो वेस्टेज होता है भस्म का, ये भी ना हो, और लोगों को पता चले कि ये भी अमूल्य चीज है। हमें धीमे धीमे सबको इस दिशा में भी प्रशिक्षित करना है। तो बहुत मेरे मन में जो विषय आए तो मैंने रख दिए हैं, बाकी की कार्यवाही आगे चलाए, और हम बार बार समय पर अलग अलग विषय पर मिलते रहेंगे। आप में से भी किसी को कोई अलग विषय पर लगता है कि इस पर डिस्कशन करना है, तो उसके लिए भी आप हमारे संपर्क में रहिए। ऐसे वेबिनार हम करते रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। कोई भी नया विषय आएगा तो उनको भी जोड़ेंगे। तो इसके लिए आप सब का अवकार ये है, आप सबका सजेशन, जो भी अमूल्य बातें विचार है वो भी हम रखते रहेंगे। और जैसे अभी बताया गया, और देखता हूं मैं कि सबको मौका मिलेगा बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस दिशा में आपका चिंतन मनन भी हम सबको
एक अच्छी तरह से इस दिशा में, इस गौ रक्षा के विषय में, गौ सेवा के विषय को बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने रखने में हम सब निमित्त हो गए। इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदे गौ मातरम, ओम श्री सूर्य नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनफैक्ट जो आपने अलग जगाया है, जो आपने हम सबको इसके लिए प्रेरित किया है और अपनी पूरी टीम मिलकर जो लंबे समय से काम कर रही है, अब तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं देखता हूँ ये किस रफ्तार से और किन किन जगहों पे फैलता चला जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों ने, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी मतलब 17, 18 या 21 तक की एज के बच्चे हैं, इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसे इसको स्टूडेंट्स इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसको इंडस्ट्रियल रूप में कैसे लेके जा सकते हैं, गौशाला वालों को कैसे फायदा करवा सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज जब मैं अगली जनरेशन के थ्रू होते हुए देख पाता हूं तो खुशी होती है। फिर लगता है कि हाँ, जो भी एफर्ट्स कुछ किए गए हैं पिछले कुछ सालों में वो सार्थक हो रहे हैं और लोग, इवन बच्चे भी अपनी ओर से आगे आके हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कब से कोशिश कर रहे थे मित्तल खेतानी भाई से जुड़ने की। खेतानी भाई तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब वो आ गए हैं घर पे या जहां पर भी। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था। पहले मैं गिरीश भाई साहब से विनती करूंगा, वो 2 मिनट बोलेंगे। जी, अरे गिरीश जी। नमस्कार सभी को। हम लोग अभी गुजरात के छोटे छोटे गांवों में प्रवास कर रहे हैं। तरह दुबी राखने यार के छोटे छोटे गांवों में प्रवास कर रहे हैं और इन गांवों में गौचरों का काम, बड़े बड़े 500 एकड़, 1000 एकड़ गौचरों का काम शुरू है। मैं और मित्तल भाई लगातार 5 दिन से ये प्रवास कर रहे हैं। ये गोबर की लकड़ियों की बात और ये सब मैं सुन रहा था, थोड़ा अवधान था बीच में, लेकिन फिर भी जागृति देख के बहुत आनंद आता है। मैंने कथिरिया साहब को भी सुना तो बहुत आनंद आया कि पूरे जोश और पूरी उम्मीद के साथ साहब वापिस फुल स्ट्रेंथ से आ गए हैं। आज भाबर जलाराम गौशाला, जहाँ पे मेरे पास 10,000 गौवंश है, वहां पे एक कार्यक्रम था और महामहिम राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत जी वहां पधारे थे और गौशाला की व्यवस्था देख के उन्होंने, वो अपने धर्मपत्नी के साथ आए थे, उन्होंने अपने निजी धन में से 5 लाख, उनकी धर्मपत्नी ने 5 लाख और ऊपर से 5 और 5 10 करके 11 लाख रुपया उन्होंने अपने खुद के फंड में से दिया। वो गौशाला की व्यवस्था देख के बहुत राजी हो गए। 10,000 गौ माता अपने पास वहां पे है। भारत की 18,000 गौशाला, पंजरापोल जो भी है, उनको तो ये बाय डिफॉल्ट, जैसे कि ना पिछले 20-25 साल से एक कार्यक्रम चल रहा है कि 20-25 साल से चल रहा है कि भी गोबर गैस प्लांट करो, गोबर गैस प्लांट करो, लेकिन प्लांट वाकई में सक्सेस हो नहीं पा रहा है क्योंकि गोबर डालो, पानी डालो, फिर गैस को लंबे जगह तक ले नहीं जा सकते हैं और बहुत खर्चा भी होता है। या तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस करना पड़ता है या पीएनजी कुछ करना पड़ता है। उसकी जगह पे बाय डिफॉल्ट हर गौशाला ये मशीन डाल दे, 20-25 हजार, 50 हजार, जो भी साइज है उस हिसाब से उसकी कीमत लगती है गोबर का कास्ट बनाने का। तो ये कंपल्सन हो जाना चाहिए कि हर गौशाला के पास गोबर कास्ट का मशीन होना चाहिए और आसपास के 15-20 गांव, जो भी गांव है, वो सभी इसी कास्ट से अपनी जो कुछ रसोई, क्योंकि हम कितना भी चाहे लेकिन अभी तक सभी को गैस का सिलेंडर मिलना संभव नहीं है, हम कितने भी ऊपर नीचे हो जाए। और गांव के लोग अभी भी गोबर कास्ट से रसोई बनाने में बहुत आदती भी है और बहुत इजी भी है। मैं तो गोबर, अभी गांव में घूमता हूं तो देखता हूं कि गोबर के उबले पे बने हुई, यहाँ गुजरात में जैसे कि बाजरी की रोटी है या मध्य प्रदेश में उसको वो कहते हैं बाटी, उसकी जो टेस्ट आती है वो गैस वाली उसमें टेस्ट आती भी नहीं है। तो गोबर की कास्ट हमें इतनी प्रचलित करनी है तो ये हर गौशाला और हर पांजरापोल का एक नियम बन जाना चाहिए। और इसको हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से नहीं भी जोड़े तो पर्यावरणीय दृष्टि से जोड़ दें, नहीं तो फिर इसको बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर कोई नहीं ले रहा है, फिर पड़ा रहा है। तो मैं अभी ये कई गौशाला में किसान कार्ड बनवा के गोबर टोटली फ्री दे देते हैं हम लोग, टोटल किसान को 1 रुपया नहीं लेते उनसे।
सामने उनसे ये कहते कि भाई आपके खेत में चारा होगा तो आप देके जाना। तो उससे इतना जबरदस्त आया है प्रभाव। मोरवाड़ा की 700 गायों की गौशाला है, वहां पे कार्यक्रम सजाया गया, तो हमारी उम्मीद के बाहर 1.5 साल का चारा हमारे पास आ गया। हमने सिर्फ यही घोषणा की भाई जिसको चाहिए गोबर फ्री मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से गोबर कास्ट से रसोई और अंतिम संस्कार में भी गोबर के कास्ट, तो ये भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी कि कोई भी गौशाला को गोबर कास्ट बनाने और नजदीक के अंतिम संस्कार के स्थल पे गौशाला की तरफ से कास्ट पहुंचा है। पंचगंगा का जो कोल्हापुर का जो स्मशान घाट है, वो जैसे कि उत्तर में वाराणसी है, वैसा नीचे साउथ में पंचगंगा बहुत महत्वपूर्ण है। रोज के 100-150 बॉडीज आते हैं वहां पे। तो वहां पे उनके पास 6 महीने तक के गोबर के कन्ने भरने का गोडाउन है और 375 गोबर के कन्ने गिन के और 3 मन मतलब 60 केजी लकड़ी देते हैं। तो ये दो चीज हमको जागरूकता के रूप से सभी गौशालाओं को डिफॉल्ट कंपल्सन कर देना चाहिए कि गोबर की कास्ट बनाओ, आसपास के गांवों में रसोई के लिए दो और आसपास के गांवों को आप स्मशान घाट पे भी दो। ये 2 काम हो गए तो मुझे लगता है, और फिर और भी गोबर बचेगा तो किसानों को हमारी तरफ हो रहा है अभी गुजरात में, किसान कार्ड बनाए, हर किसान को 1 एकड़ को 1 ट्रॉली गोबर देते हैं और सामने 1 ट्रॉली चारा मांगते हैं। कई बार हमारा अनुभव है कि 2 ट्रॉली चारा भी आ जाता है 1 ट्रॉली गोबर के सामने। अभी 10,000 गाय की व्यवस्था है तो 10,000 किसानों को हम लोग अभी जोड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं तो भारत के सभी 18,000 गौशाला पंजरापुर को यही निवेदन करूंगा कि आप सब जुड़िए और गोबर धन या गोमय वस्ते लक्ष्मी, तो उसको सही मायने में गोमय में लक्ष्मी है, ये हम पुरवार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस मार्गदर्शन के लिए। तो देख के अच्छा लगता है कि किस तरीके से जागृति जो है देशी गाय से बनी हुई वस्तुओं की, बेसिकली गोमूत्र और गोबर से बनी हुई चीजों की, पूरे भारत में बढ़ती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। मित्तल खेतानी भाई, हम लोग समापन की ओर हैं। आप मैं दो पंक्तियों के साथ कथीरा साहब का ऋण स्वीकार भी करना चाहूंगा कि मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने 1 लिख दिया है, उसके पीछे जो 0 है वो हम सबको लगाना है। तो जितने 0 हम लगा पाएंगे उसकी 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जो ये गौ क्रांति का उन्होंने मंगलाचरण करवाया है उसको नेक्स्ट फेज पे ले जाने की जवाबदारी हम सबकी है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि फिर धीरे धीरे से यहाँ का मौसम बदलने लगा है। फिर धीरे धीरे से मीन्स की गौ क्रांति का फिर धीरे धीरे से यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब फिर आंख बनने लगा है। पिछले सफर की ना पूछो, जो हो गया वो भूल जाए। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर अब साथ चलने लगा है। तो सर चलिए, अब सर ने एक कर दिया है, उसके पीछे हम 0 जितने लगा पाए उतने लगाते हैं। और आने वाले भविष्य में जब गौ क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा तब हम भी एक सोल्जर की तरह हमको भी गर्व होगा कि हम भी कुछ ने, हमने भी वो एक वो होती है ना रामायण में एक खिसकोली, उतने जैसा हमने प्रदान किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। बहुत बढ़िया मित्तल भाई, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही उत्साह और प्रेरणा की जरूरत हम सबको हमेशा रहती है और बिल्कुल सही बात है। आरंभ हो चुका है, सर ने एक 1 डाल दिया और हम सबको मिलकर उसमें 0s ऐड करते जाने। विकास भारती भाई, अगर आप हैं ऑनलाइन पे, एक क्वेश्चन अब एक आया है एक छोटे बच्चे का। क्वेश्चन ये कि ये जो लट्ठे बनते हैं देशी गाय के गोबर से, जो गौ कास्ट बनती है, एक लट्ठे की या एक गौ कास्ट की कीमत कितनी होती है? मतलब ये चाहे आप वेट पे हो, साइज पे हो, आप एक बार इसका भी जवाब दे दें। पुरुष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक लट्ठे का वजन करीब करीब 1 से 1.25 किलो का हो जाता है सूखने के बाद। तो इसको अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। जो मैं अभी सेल कर रहा हूँ वो 5 से 6 रुपए किलो तक मैं अभी डाल रहा हूँ, मतलब प्रोवाइड कर पा रहा हूँ उसको मैं। अच्छा, 5 से 6 रुपए। कितने लेंथ की है सब ये जो 1 से 1.25 किलो? 1 फीट की, 3 फीट की सर? और कितने इंच मोटाई है इसकी? 3 इंच 4 इंच क्या? जी मैं बता रहा हूँ। इसकी 4 इंच मोटाई है और मैक्सिमम 3 फीट की मैं इसकी लेंथ निकलवाता हूँ। तो जो 3 फीट का जो
लेंथ है उसकी 1 से 1.25 किलो अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है। और बीच में से होलो कितना, 1 इंच का डाया, 2 इंच का डाया रहता है, होलो वाला जो रहता है बीच में से? राजेश जी 1 इंच का डाया है इसके बीच में। 1 इंच का डाया। थैंक यू सर, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ हम लोग अब समापन की ओर आ चुके हैं आज के इस वेबिनार की। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े, सबका मैं विशेष तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारे आज के ट्रेनर थे, जो आज के प्रमुख वक्ता हैं, मैं उन सबका विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं। हरित भू से हमारे साथ विकास भारती जी जुड़े, हमारे साथ रमेश ओझा जी जुड़े, हमारे साथ BS अग्रवाल जी जुड़े, और जो हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी, हमारे मित्तल भाई, हमारे गिरीश शाह जी, मैं सभी का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं। उन सबके मार्गदर्शन के लिए सभी बहुत आभारी हैं। और जिस तरीके से हम लोग की ये अभियान गति पकड़ता जा रहा है, तो उम्मीद है कि जैसे 1-2 साल और बीतेंगे, ये हम लोग बहुत जल्दी भारत की 130 करोड़ जनता तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। बस हमें अपनी स्पीड बढ़ाते जानी है और हर एक पर्व पे या जीवन में हर वो जगह जहां पे देशी गाय से बनी हुई वस्तुओं का, पंचगव्य का उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग हमेशा करेंगे और अपना अभियान चलाते रहेंगे। तो अब मैं किसी के पास कोई सवाल हो, कोई चीज हो, आप रख सकते हैं, अन्यथा फिर हम लोग इसका प्रोग्राम समापन की घोषणा करेंगे। पुरीश आज देख लो इस वेबिनार में कितने स्टेट से लोग हैं हमारे, कहाँ से, पंजाब से लेकर के कर्नाटक के लोग ने देखा, मध्य प्रदेश देखा, छत्तीसगढ़ देखा, गुजरात, तो कौन से कितने स्टेट हैं और बाकी के जो रह गए हैं उनका भी क्या करना, ये भी सोच लो जरा कि भाई उनको भी एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ गौ सेवा आयोग है भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के, उनके चेयरमैन को भी अब इससे नेक्स्ट में जोड़ने को बोलना चाहिए, ताकि इसे वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और अपने अपने एरिया में वो एक ब्रांड एम्बेसडर के नाते, मोटिवेटर के नाते वहां भी काम करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। आपकी अनुमति तो एक गौ संरक्षण के विषय में एक एकल का विषय था, एक जैसे भी भाई साहब ने बताया कि गौ संरक्षण भी हमारा, तो एकल अभियान एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। वो बाद में बात करेंगे। अभी संरक्षण की बात, क्योंकि मूल उद्देश्य तो अपना संरक्षण का है ना भाई साहब। अपन बात को टाल देते हैं, अपने विषय को रखना चाहते हैं तो गलत बात है। तो कैसे रखेगा? इसी विषय पे अलग से वेबिनार कर लेंगे कभी, सिर्फ इसी विषय पर बन जाए। वो बहुत बड़ा आप देखिए, एकल आपका अभियान के लिए एक अलग से वेबिनार पूरे देश का अच्छा करेंगे, ताकि सब लोगों को कैसे आप उनमें जोड़ना है वो आप बता सकें। जी, पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको। धन्यवाद सर। क्योंकि सर गाय के विषय अनंत है, हम लोग एक ही वेबिनार में सबको क्लब करते जाएंगे तो पता चला कि कई घंटे बीत जाएंगे। हम लोग को हमेशा एक विषय पकड़ना चाहिए, उसके आसपास कुछ बातें हो जाती है, वो ठीक है। किसी और का कोई आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम भी ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब समापन करते हैं, और जैसे कि अभी हम लोग की परंपरा है, समापन हम शांति मंत्र के साथ करेंगे। सर एक विषय है सर, विषय देखिए गो कास्ट से जुड़ा हो, वो बातें आपने लिखी हुई है चैट सिस्टम में, मैं पढ़ रहा था, उसके बारे में तो हम लोग वेबिनार के बाद में बात करेंगे, लेकिन अब गो कास्ट से जुड़ा विषय हो तब तो ठीक है ना। बाकी हम वेबिनार से जुड़े अन्य विषय पे बात कर लेंगे इसके बाद में, वेबिनार के बाद। और ठीक है सर, फिर हम लोग शांति मंत्र के साथ आज का समापन करते हैं। और ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वंदे गौ मातरम। इसी के साथ आज के इस वेबिनार का समापन होता है।
आप सभी अपने आप को अब लॉग आउट कर सकते हैं। वंदे गो मातरम। ओम श्री सूर्यभ्य नमः। धन्यवाद।